I have joined as a PO in 2019 batch in SBI. So currently I am branch manager in military station Surgarh branch in Ganganagar, Rajasthan. So prior to this, I was working as a piping design engineer in Jacobs Engineering. So I have also starting to like these government jobs and all, and I started preparing for the same. So I have cleared the exam in the guidance of Ravi sir, and also I have cleared the GD interview. At that time, all three rounds were there when I gave the interview. So I would like to just tell you some of the points which you have to keep in mind. First of all, let's start with the GD process. Okay, I'll talk only about the GD today. So in GD, you have to remember that when you go inside, you just have to keep a little bit of smile on your face. फर्स्ट ऑफ ऑल वट एवर द टॉपिक विल बी वेरी लीनियंट, बहुत ही लीनियंट टॉपिक रहेगा, कोई ऐसा नहीं रहेगा जो आपको आता ना हो या जिसके बारे में आपको पता ना हो, क्योंकि आप सब जीके पढ़ रहे हो, थोड़ा बहुत सबको पता होता है हर चीज के बारे में, और थोड़ा बहुत रेलेवेंस हर टॉपिक से रहता ही है सब चीजों के बारे में। तो आप ये कभी मत सोचना कि कोई ऐसा टॉपिक आ जाएगा जो मुझे पता ही ना हो, ऐसा कभी नहीं होता। बहुत ही लीनियंट टॉपिक आते हैं एसबीआई में, बहुत लीनियंट। वो बस देखते हैं कि सामने वाला किस तरीके से बोल रहा है और किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। सेकेंड थिंग, कभी जो जीडी स्टार्ट करने का अपॉर्चुनिटी है वो आपको नहीं छोड़ना है कहीं से भी। आपको टॉपिक आता हो, आपको टॉपिक नहीं आता हो, किसी भी तरीके से आपको जीडी स्टार्ट करने की अपॉर्चुनिटी नहीं खोनी है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसमें क्या रहता है, अगर आपको नहीं भी आता है ऑफ द टॉपिक, आपको कुछ ऐसा मिल जाता है जो आपको बिल्कुल भी नहीं पता, जिसके बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो दो तीन पॉइंट्स हैं वो आप चाहे तो नोट कर लीजिए किस तरीके से आपको स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको बोलना है, चीजों को नोट सबसे करूं पहले भाई, जो जी वैभव हाँ, बता वीडियो रहा है। ऑफ ही कर दो आप लोग सारा ना, सब डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे नहीं लोग, सारे लोग वीडियो ऑफ करके मेरा वाला फुल स्क्रीन कर लेना। आप बस नोट करो अपना आराम से, वीडियो ऑफ कर लो सारे, और कर लो, माइक ऑफ कर लो, और मेरा वाला जूम कर लो ताकि थोड़ा समझ में आए। वैभव का जूम तो कर लो, अभी जो जो बोल रहा है नोट करते जाओ, हाँ फिर जी, कुछ क्रॉस क्वेश्चन होगा तो हाँ, क्रॉस थोड़ा नोट कर क्वेश्चन। लेना, फिर बाद में मैं क्वेश्चंस भी टेकअप कर लूँगा। ठीक है, बिल्कुल। तो सबसे पहले मान लीजिए आपने कोई टॉपिक आपको ऑफ द बुक्स दे दिया है, या जो आपने पढ़ा नहीं है, जिसके बारे में आप जानते नहीं हो, कुछ किसी स्टेट का मैटर उठा लिया है जिसके बारे में आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, तो आप किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो? आप बोल सकते हो सबसे पहले, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये आपको ना रट के जाना है, क्योंकि स्टार्ट करने का मौका कोई भी नहीं देगा, सब लोग बस यही वेट कर रहे होते हैं कि कब सामने वाला बोले कि स्टार्ट, और आपको स्टार्ट करना है। सेकेंडली, वो थोड़ा सा 1-2 मिनट का टाइम भी देगा आपको लिखने के लिए, कि आप अपने टॉपिक के बारे में थोड़ा सा आप नोट डाउन कर लो, उसके बाद टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और वो बिल्कुल हेल्पफुल नहीं होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। वो बहुत मतलब, आप सिर्फ लिखना भी है ना, तो सिर्फ मोटी हेडिंग लिख लेना, ताकि उसको देख के आपको याद आ जाए कि आपको बोलना क्या है। आपको कुछ भी नोट डाउन ज्यादा लंबा या ज्यादा लाइंस वगैरह नहीं लिखनी है, क्योंकि वो काम नहीं आ पाते हैं बीच में बोलने के लिए। सेकेंडली, स्टार्ट अगर करना है आपको, तो सबसे पहले आपको, सबसे जैसे ही वो स्टार्ट बोलता है, आपको स्टार्ट कैसे करना है? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज वैभव प्रकाश, एंड टुडे आई एम वेरी ग्लैड दैट आई हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू सिट इन फ्रंट ऑफ यू एंड स्टार्ट द जीडी टॉपिक। सो द टॉपिक फॉर टुडे इज XYZ, एंड आई थिंक द टॉपिक इज अ लिटिल बिट सेंसिटिव हो सकता है। टॉपिक देखो तीन चार तरीके के होते हैं, या तो सेंसिटिव हो सकता है, या कंट्रोवर्शियल हो सकता है। जैसे कि रिजर्वेशंस का आ गया, तो वो कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, कुछ लोग अगेंस्ट में रहेंगे, कुछ लोग वैसे इसके फेवर में रहेंगे। या जैसे अभी राजस्थान में करंटली स्टेट्स फॉर्म हो रहे हो, दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं, वो थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है। उस और कोई करंट रिलेवेंस का टॉपिक हो सकता है, तो आपको ऐसे करना है कि द टॉपिक गिवन टुडे इज ऑफ करंट रेलेवेंस, या सेंसिटिव, या इंटरेस्टिंग भी हो सकता है टॉपिक, कोई अगर हल्का फुल्का डिबेट है तो इस तरीके से 4-5 लाइनें आपको बिल्कुल रट के जानी है। ठीक है, उसके बाद आपको लास्ट में ये बोलना है कि सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, एंड आई विल गिव द अपॉर्चुनिटी टू ऑल ऑफ यू टू स्टार्ट द टॉपिक। और आई कांटेक्ट आपको मेंटेन करके रखना, सबसे इंपॉर्टेंट होता है आई कांटेक्ट। अगर जहां भी आपका आई कांटेक्ट किसी भी एक स्टूडेंट साथ में जो आपके बैठे हैं उनके साथ टूटेगा ना, वो आपको इंटरप्ट कर देगा बीच में। आपको आई कांटेक्ट बना के रखना, आपकी वॉइस हाई होनी चाहिए। जहां भी आपकी वॉइस हल्की सी भी ब्रेक होगी, या धीमी पड़ेगी, या लो हो जाएगी, वहीं पे आपको डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा आपके टॉपिक से, और नेक्स्ट पर्सन जो है वो बोलना स्टार्ट कर देगा। सो अगर आप कुछ पॉइंट्स जैसे लेके चलते हैं, अगर टॉपिक आपकी समझ का आ गया है, आपका पढ़ा हुआ आ गया है, तब तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। पर अगर आपका पढ़ा हुआ नहीं भी आया है, और अगर आप ये 4 लाइन रट के जाते हो, इसको डेली आपको प्रैक्टिस करनी है, इसको आप रट लो। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज Vaibhav Prakash, and today I am very glad that I got the opportunity to start the GD.
the topic of current today's discussion is XYZ, and in my opinion, this topic is very sensitive, yeah, controversial. And let's start this GD, and I would like everyone to have this opportunity to speak for yourselves. इतना अगर आप बोल देते, इसमें मैंने टॉपिक कुछ नहीं बोला, इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, इसमें मैंने कुछ भी इंफॉर्मेशन ऐड नहीं करी, कोई भी फैक्ट स्टेट नहीं किया है, बस मैंने जीडी स्टार्ट किया है। सामने इन्विजिलेटर ने भी देख लिया है कि मैंने जीडी स्टार्ट किया है। आपको जीडी के टाइम पे इन्विजिलेटर की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखना है, वो मार्क्स कटिंग होती है। आपको सारे जो आपके साथी बैठे हैं, जो आपके फ्रेंड्स बैठे होंगे वहां पर, उनकी तरफ ही आई कांटेक्ट मेंटेन करके ये सारी लाइनें बोलनी है, और किसी को भी इंटरप्ट नहीं करने दे रहा है। ये आप तभी कर सकते हो जब आपको ये 4 लाइनें बिल्कुल रटी हो। अगर टॉपिक आपको आता भी है ना, तब भी आप इन्हीं 4 लाइन से स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि इसमें ना आप कुछ भी भूल नहीं सकते हो, इसमें आप ब्लेवर नहीं कर सकते हो, इसमें आप स्लटर नहीं कर सकते हो, इसमें ये बिल्कुल एज इट इज आपको याद होना चाहिए बाय हार्ट, तभी आप करंट टॉपिक स्टार्ट कर पाओगे। क्योंकि लोग सोचते रह जाते हैं कि मैं क्या बोलूं, ये टॉपिक मुझे आता नहीं है, इसमें मैं क्या बोल सकता हूं। और बिलीव मी गाइस, स्टार्टिंग और जो एंडिंग होती है ना, कंक्लूजन, उसके बहुत मार्क्स होते हैं। अगर आपने स्टार्ट कर दिया है टॉपिक या कंक्लूड कर दिया है, तो आप ये मान की चीज चलिए कि आप टॉपिक में बने हुए हैं और आपको मार्क्स मिल जाएंगे, आप आराम से जीडी क्लियर कर जाओगे। हाफ ऑफ द गाइस क्लियर द जीडी। सो अगर आप स्टार्टिंग और कंक्लूजन जो कर देता है, वो पार हो जाता है। तो इसलिए स्टार्टिंग के लिए मैंने आपको बता दिया है, इसमें आपने कुछ भी टॉपिक रिलेटेड अभी तक नहीं बोला है। और टॉपिक रिलेटेड अगर आपको आता भी है, तो जो लाइन लास्ट में मैंने बोली है ना, आई एम गिविंग ऑल ऑफ यू द अपॉर्चुनिटी टू गिव योर व्यूज ऑन द टॉपिक, ये लाइन आप हटा के आप अपना फैक्ट्स या जो भी आपको पता है उस टॉपिक के बारे में वो रिलेट कर सकते हैं। चलिए अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट इज, अभी लास्ट पार्ट पे चलते हैं, पहले तो कंक्लूजन पे। कंक्लूजन जो है ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है। कंक्लूजन आप जब भी स्टार्ट करोगे, तो आपके व्यूज आप नहीं रखोगे टॉपिक में। अगर आपको पूरे में बोलने को नहीं भी मिला है, आप स्टार्टिंग भी नहीं कर पाए हो, आप मिड में भी कुछ नहीं बोल पाए हो, फिर भी आप अपने व्यूज कंक्लूजन में नहीं रखने। कंक्लूजन में क्या होता है, जो आज आपने 5 मिनट में डिस्कशन किया है, जो सबके व्यूज हैं, उनको आपको बांध के एक जगह कंक्लूड करना होगा। आप उसमें न्यू ऐड कुछ नहीं कर सकते। आप अगर न्यू ऐड करोगे तो वो ऑफ द टॉपिक हो जाएगा। तो कुछ भी आपको न्यू ऐड नहीं करना है। आपको जो आपने सुना उसको आप बस हेडिंग के तौर पे एक नोट डाउन कर लोगे, और वही आप कंक्लूजन में लोगे। और कंक्लूजन स्टार्ट करने के लिए भी, सो गाइस प्लीज गिव मी द अपॉर्चुनिटी। जैसे ही बोलते हैं आपको कंक्लूड करने के लिए, लास्ट में वो बोलते हैं आपको कि आप कंक्लूड कीजिए टॉपिक को, तो आपको फर्स्ट थिंग तो आपको उनकी तरफ देखना नहीं है, आपको अपने ईयर्स ओपन रखने हैं ऑल द टाइम। आई कांटेक्ट बना के रखना है, जो भी बोल रहा है उससे, या फिर अगर आप बोल रहे हो तो सबसे। आई कांटेक्ट टूटते ही आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ग्रैब करके वो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो कंक्लूजन में आपको जल्दी से एक लाइन और रटी होनी चाहिए। सो लेट मी गिव द अपॉर्चुनिटी, लेट आई कैन, और आप कैसे भी करके बोल सकते हो, कोई भी आपकी पेट लाइन आप लेके रख सकते हो कि प्लीज गिव मी द अपॉर्चुनिटी टू कंक्लूड दिस टॉपिक। सो इन माई व्यू वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस एंड द कंक्लूजन इज दिस। 60% ऑफ द टाइम टॉपिक सारे लोग अलाइन हो जाते हैं लास्ट तक। 60% ऑफ द टाइम वो सबसे बेस्ट सिनेरियो होता है जिसमें सारे लोग अग्री कर जाते हैं किसी चीज को लेके, और आप कंक्लूड भी आराम से कर पाते हो। कभी कभी ये भी हो जाता है 30% ऑफ द टाइम्स कि ग्रुप में बढ़ जाते हैं, दो दो ग्रुप्स में बढ़ जाएंगे। आधे लोग बोलेंगे कि हाँ ये चीज ठीक है, आधे लोग, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आपको लगता है कि वुमेन का रिजर्वेशन होना चाहिए, तो आधे लोग बोलेंगे कि हाँ होना चाहिए, आधे लोग बोलेंगे कि नहीं होना चाहिए। तो ग्रुप्स में बढ़ जाएंगे, तो उन ग्रुप्स में फिर आपको कंक्लूजन उस तरीके से लेना है कि मोस्ट ऑफ द पीपल वर अग्रीइंग ऑन दिस थिंग, बट वी ऑल्सो हैव सम गुड पॉइंट्स लाइक दिस। तो वो आपको सारा का सारा सुन के प्रिपेयर करके कंक्लूड करना है, आपको नया ऐड नहीं करना है। फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। कंक्लूड हो गया। अब बीच में कैसे होता है, कभी कभी हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि हम स्टार्ट कर पाए, या कंक्लूजन भी हो सकता है मौका मिले या ना मिले, तो बीच में कैसे एंटर करना है आपको। बीच में एंटर करने का बहुत अच्छा तरीका होता है, जब भी सामने वाला कुछ बोल रहा है, जो भी बोल रहा है, आपको उसके साथ आई कांटेक्ट बनाना है। फर्स्ट थिंग, आप जब तक उसके साथ आई कांटेक्ट बना के रखोगे ना, तो वो भी फिर आपको ज्यादा थोड़ा सा वो करेगा, वेटेज देगा, वो भी आपकी तरफ देख के बात करेगा। और जब वो आपकी तरफ देखेगा तो इन्विजिलेटर, ऑब्वियसली इन्विजिलेटर तो उसको ही देखता है जो बोल रहा होता है, तो वो भी देखेगा कि किसकी तरफ देख रहा है, तो आपकी तरफ उसका ध्यान जाएगा। उसके माइंड में ये रहेगा कि हाँ आप भी बने हुए थे। आपको पूरा टाइम नॉड करना है, हाँ यस यस, आपको समझ में आ रहा है, आप अग्री कर रहे हो, आप नहीं कर रहे हो, फिर भी आपको नोट करना है उसकी तरफ देख के, यस यस यू आर राइट। बीच बीच में आप ये भी बोल सकते हो, यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। और इस तरीके से बोल के आप कन्वर्सेशन में बने रहते हो। इससे क्या होता है ना, इन्विजिलेटर को लगता है कि आप भी एक
पार्ट थे ग्रुप डिस्कशन का। आप नहीं भी बोल पाए फिर भी उसको ये लगेगा कि नहीं नहीं आप पार्ट थे, कुछ मार्क्स आपको उसके भी मिल जाएंगे। सेकेंडली, आपको किस तरीके से बीच में एंटर करना है। मान लीजिए सामने वाला बोलता है कि हाँ वो अपना टॉपिक बोले जा रहा है, वो शांत नहीं हो पा रहा है, तो जैसे ही अगर वो कहीं पे स्टैमर करता है या कहीं पे रुकता है, क्योंकि सारे लोग बैठे हैं अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए, तो आपको ये देखना है कि सामने वाले की टोन अगर हल्की सी भी लो होना शुरू हो गई है, तो आपको वेट नहीं करना है उसके सेंटेंस खत्म होने का। ठीक है, कोई भी आप गलती नहीं कर रहे हो उसमें, कोई भी आप किसी को इंटरप्ट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वरना आपका तो कभी चांस ही नहीं आ पाएगा, 10 लोग बैठे रहेंगे। तो आपको सेंटेंस खत्म नहीं करने देना है उसको लास्ट में, आपको बीच में अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है, क्योंकि 10 में से 5 लोग सेंटेंस खत्म होने का वेट कर लेते हैं, वो वहां गलती कर जाते हैं, वही लोग होते हैं जो बैठे रह जाते हैं। तो आपको सेंटेंस, उसका कोई भी सेंटेंस ग्रैब करना है, आपको बोलना है थैंक यू माय फ्रेंड, आई एम टोटली अग्रीइंग विद यू, और ज्यादातर अग्रीइंग नोट पे रहना है 80%। ठीक है, आपको डिसएग्री नहीं करना है, आपको लड़ना नहीं है, आपको कंट्रोवर्शियल नहीं होना है, आपको अग्रीइंग मूड में होना है, क्योंकि कोई भी कुछ बोल रहा है वो भी अपने एक्सपीरियंस पे अपनी थॉट्स को रख रहा है, तो आपको उसको काटना नहीं है फर्स्ट थिंग। ठीक है, आपको सीधे बोलना है आई एम वेरी वेल अग्रीइंग विद माय फ्रेंड, और माय फ्रेंड यू आर वेरी करेक्ट बट लेट मी ऐड दिस। अगर आपको कुछ उसमें ऐड करना है तो आप ऑल्सो प्लीज अलाउ मी टू ऐड दिस, फिर आप अपना लाइन बोल सकते हो जो भी आपने सोचा है मन में। सेकंड थिंग, टॉपिक आपको अगर नहीं भी आता है, आप 2-4 लाइनें किसी की सुन सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, और जिस तरफ वो लाइन जा रही है उसमें आप ऑफ द टॉपिक थोड़ा 2-3 लाइन, अगर आपको कुछ और उससे रिलेटेड पता है तो आप उसमें वो भी ऐड कर सकते हो, फैक्ट्स स्टेट कर सकते हो। तो आपको इस तरीके से बीच में कूदना है। सेकेंडली, कभी कभी क्या होता है ना, कुछ लोग बहुत ज्यादा अग्रेसिव, बहुत ज्यादा वैसे टोन में चले जाते हैं, और कुछ ऐसा बोल देते हैं जो मतलब बिल्कुल फैक्ट कोई ऐसा स्टेट कर देते हैं जो कि उनके बारे में उनको ना पता हो, या कोई फैक्ट गलत किसी ने स्टेट कर दिया, तो आप उसमें बीच में पूछ सकते हो कि डू यू नो हाउ मेनी पीपल हैव बेनिफिटेड फ्रॉम दैट स्कीम। भले ही आपको ना आता हो, आप एक दो क्वेश्चन अगर डाल दोगे ना, तो सामने वाला वैसे भी चुप हो जाता है। आप उससे बस इतना पूछ लो हाउ मेनी, जैसे अगर एम्प्लॉयमेंट नॉन एम्प्लॉयमेंट का टॉपिक आ जाता है, उसमें रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट का टॉपिक आ जाता है, तो वो कोई बोल देते हैं कि रिजर्वेशन इज वेरी मच बैड फॉर द इकोनॉमी, और रिजर्वेशन इज या कोई भी बोल देता है कि जैसे बिना पढ़े लिखे लोग भी आके बैठ जाते हैं या रिजर्वेशन का फायदा उठा लेते हैं, तो ये एकदम असर्नेटिव टॉपिक हो गया, इसको आप काट सकते हो। आप बीच में बोल सकते हो कि डू यू नो हाउ मेनी पीपल हैव बेनिफिटेड फ्रॉम दिस रिजर्वेशन स्कीम, और डू यू नो हाउ मेनी ऑफ द पीपल हु डू नॉट हैव एनी अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन हैव बेनिफिटेड दिस। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन एक पुटअप अगर कर देते हो ना, तो सामने वाला वैसे भी चुप हो जाता है, और बाकी लोग भी आपकी तरफ ध्यान बनाने लग जाते हैं। आप आपको अपने आप को बस सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहा है। अगर आप सुन भी रहे हो तो आपको नॉडिंग करनी है कि हाँ मुझे सब सुनाई दे रहा है, मैं पार्ट ऑफ डिस्कशन हूँ। आपको करेक्ट, राइट, या अगर आपको गलत लगता है कोई चीज तो लेट मी इंटरप्ट यू, ये भी बोल सकते हो आप, सर लेट मी इंटरप्ट यू बट माय ओपिनियन इज दिस दिस दिस। आप इस तरीके से टॉपिक में बीच में घुस सकते हो। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा आपको इधर उधर कहीं नहीं देखना है। ठीक है, इन्विजिलेटर्स की तरफ नहीं देखना है। जब आप बोल रहे हो ना, तो आपको सबसे आई कांटेक्ट जरूर रखना है। सबसे आई कांटेक्ट रखने का मतलब है आप किसी को बोलने का मौका नहीं दे रहे हो, आप सबको बता रहे हो, अपनी बात समझा रहे हो। इस तरीके से आपको सारे लोगों को देखना है। आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है इसमें, और वो नहीं तोड़ना है, क्योंकि वो जैसे ही किसी का टूटता है ना, सामने वाला जो आपसे आई कांटेक्ट नहीं बना पा रहा है वो आपको इंटरप्ट कर देगा या आपकी बात काट देगा। तो ये सब चीजें थोड़ी सी ध्यान में रखनी होगी आपको। और आप वैसे सर ने कुछ टॉपिक्स भी दिए हैं, अब मैं थोड़ा सा सर के टॉपिक्स पे आ जाता हूँ। तो सर ने कुछ आपको ये टॉपिक्स दिए हैं, ये मैंने भी देख लिए हैं आज, और बहुत ही करंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, इनको आप किसी अदर टॉपिक्स में भी रिलेट कर सकते हो। कोई भी अगर जीडी का टॉपिक आता है आप इसको रिलेट कर सकते हो उसमें भी। थोड़े से फैक्ट्स आप क्लियर रखिए। अगर आपको लगता है कि किसी कोई ऐसा टॉपिक आ गया जिसमें आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स क्लियर नहीं है, तो आप उसको मत स्टेट करिए। कोई भी ऐसा लाइन मत बोलिए जिससे आप दावा करते हो कि ये चीज बिल्कुल मेरी करेक्ट है और इसको कोई काट नहीं सकता, क्योंकि वो जो है आगे जाके कोई भी उसको कंट्रोवर्शियल वे में लेके उसको आपको गलत फैक्ट बता के कर सकता है। तो इस तरह से आपको जीडी में बने रहना है। आप अगर नोट भी करते रहोगे, हाँ हाँ भी बोलते रहोगे बात सुन के, तो भी सारा अट्रैक्शन अगर आपके ऊपर है, और आप दिख रहा है अगर इन्विजिलेटर को कि हाँ आप भी इसमें टॉपिक में आ पा रहे हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने कुछ आपको जीडी के पॉइंट्स बताए हैं। आई होप आपने कुछ लाइंस नोट करी होंगी। स्टार्टिंग आपको रट के जानी है, मैंने आपको बता दिया है। 4 लाइन आपको रट के जानी है। आपको टॉपिक चाहे आता हो चाहे ना हो, तो आपको शुरू इसी से करना है, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि ये 4 लाइन तो मैं आंख बंद करके भी बोल सकता हूँ, ये मुझे एकदम रटी हुई है, और इसमें मुझे कोई इंटरप्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप तेज आवाज में बोल पाओगे। आपको पता है आपकी फर्स्ट लाइन ये, सेकंड लाइन ये, फोर्थ लाइन ये,
तो आपको भी एक अंदर से कॉन्फिडेंस रहेगा कि नहीं, मेरे को 4 लाइन तो आती है, मैं वो 4 तो बोल दूंगा। अगर आपने ये 4 लाइन फुल्ली कंप्लीट कर दी हैं और इसमें कोई भी टॉपिक से रिलेटेड बात नहीं थी, इसमें कोई भी फैक्ट्स नहीं था, अगर आप ये 4 लाइन बोल देते हो तो आपका वैसे भी सिलेक्शन होना बहुत ही 90% चांसेस होते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बीच बीच में आपको आना है, अपनी बात रखनी है और कंक्लूजन का मौका बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है सर। तो सर रवि सर, मैं चाहूंगा कि आप अब अगर बच्चों को कुछ हाँ डाउट वैभव, वैभव ने गाइस जीडी बहुत अच्छे से आप लोग को बताया, समझ में आया नहीं आया, हाँ या नहीं? अब कैमरा ऑन कर हाँ लीजिए हाँ सर, जी सर, आ गया। अब बताइए कैमरा किसी को अब कोई कैमरा डाउट ऑन है। कर लीजिए, हम बात कर रहे हैं। गाइस आप लोगों ने वैभव की कुछ वीडियोस भी, 1 मिनट अब मुझे बोलने दे दो, फिर तुम लोग को मौका दे रहे हैं, ठीक है? अब उससे इतना क्रॉस क्वेश्चन मत करते रह जाना कि 11 बजा देना, आधा घंटा फिर जीडी जो जी का तुम लोग का। तो एक बार मैं तुम्हें थोड़ा बच्चों से मिलवाना चाहूंगा, मतलब अरीश ने अभी आईबीपीएस, म्यूट करो यार, ये गौतम की तरफ से डिस्टरबेंस आ रहा है। मॉक भी कल सॉरी ले सर। रहे थे तो किच 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 हो रहा था, क्या पता इसके ऑडियो में क्या हो रखा है। मैं बोलता हूँ तुम, इसकी आवाज मुझे ही कानों में लगती है। अरीश अभी आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू दिया था वैभव, ठीक है? आराधना भी आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू दी है, दीपिका ने भी दे रखा है, गौतम ने भी दे रखा है, सब बच्चे लगे हुए हैं वैभव, ईशा ने भी दिया है, पल्लवी ने आज तक 4-5 इंटरव्यू दे दिए हैं, कहीं कहीं थोड़ा बहुत लैक हो रहा है। प्रवीण अभी आईडीबीआई, अच्छा आईडीबीआई तो छोड़ दिया ना प्रवीण, अभी कोऑपरेटिव बैंक कहाँ पे है अभी? जी सर, आईडीबीआई छोड़ दिया, अभी कोऑपरेटिव बैंक में। कोऑपरेटिव बैंक उत्तराखंड में है, और वो एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू दिया है। जी सर। रचना आईबीपीएस नहीं दी है, बट पहले इंटरव्यूज वगैरह दी है। अभी आईबीपीएस सॉरी एसबीआई पीओ इंटरव्यू है। शुभम का एसबीआई क्लर्क फाइनल हो गया है। वैभव, वैभव सुन रहे हो ना? सुन रहा हूँ सर, माइक ऑफ कर रखिए। शुभम का एसबीआई क्लर्क फाइनल हो गया है, बाकी आईबीपीएस पीओ का रिजल्ट वेटिंग है, क्लर्क ये देने जा रहा है। शुभादीप का आईबीपीएस का इंटरव्यू दिए हो क्या तुम शुभादीप? नो रिस्पॉन्स। सुमित ने आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू दिया है, तो शुभादीप कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तुम्हारा। और सर विशाल ने नेट कट गया था सर, सॉरी वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था। तुमने आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू दिया है क्या? नहीं नहीं, मेरा मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ था। ठीक है, सुमित ने दिया है, और विशाल ने दिया है क्या? नहीं दिया है सर। ठीक है। तो गाइज जैसा कि वैभव ने आप लोगों को बताया, आपने वैभव की वीडियो भी देखी होगी, वो यूट्यूब पे जो है मेरे साथ जो क्लास में तो पहले चीजें फिजिकली होती थी, लेकिन अब कोरोना ने सबको ऑनलाइन मोड में ले गया। अब वैभव ये जो बच्चे हैं सब, मतलब इसमें सेंटर 3-4 लोग आते हैं, क्योंकि वो दिल्ली के हैं, बाकी लोग कोई महाराष्ट्र में है, कोई उत्तराखंड में है। साउथ के इस बैच में बच्चे नहीं है, नहीं तो साउथ के भी बच्चे होते हैं, ठीक है? तो गाइज बेसिकली वैभव ने एक चीज बोली जो मुझे, बहुत सारी चीजें बोली, सारी याद है, लेकिन जो जैसे स्टार्ट करेंगे वो पॉजिटिव वे में स्टार्ट करेंगे, अपॉर्चुनिटी खोजेंगे, किसी का वेट नहीं करेंगे। ये वैभव ने आपको समझाया, ठीक है? अगर किसी को कुछ पूछना है, 1-2 सवाल छोटे मोटे, तो पूछ सकते हो, क्योंकि आप लोग को इंटरव्यू कैसे देना है वो सबको आइडिया है। मुझे नहीं लगता इंटरव्यू के रिगार्डिंग कोई कुछ पूछेगा, हम हैं। आपको जो टॉपिक शेयर किया था कल, वो वैभव सर को भी पता था, और बाकी उसने अपने बारे में बताया कि वो ऑलरेडी वर्किंग था कहीं प्राइवेट कंपनी में, उसको चाहिए था गवर्नमेंट सेक्टर में आए, और बहुत वो मतलब, अब मेरे सारे स्टूडेंट की तरह बहुत इंथुजियास्टिक बोल लो या एग्रेसिव बोल लो, या मतलब वर्कोहॉलिक है, ऐसा नहीं है। आजकल के ऐसे बच्चे ज्वाइन तो कर लेते हैं, सर बहुत काम है सर, 6 बजे 7 बजे तक बिठा के, भाई सैलरी किस लिए देगा? तुम्हारा चेहरा देख के आने जाने के लिए? एसबीआई मत ज्वाइन करना, एसबीआई बहुत काम कराता है। अरे भाई जिसे आगे जाना है वो सब कुछ करेगा, ठीक है? चलो तुम लोग कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो वैभव भी कहेगा कि मेरा संडे पहले तो ठीक था, अभी तो शादी वादी भी हो गई है ना, तो फिर मुझे भी गुस्सा करेगा ना वो। मजाक कर रहा था मैं। चलो, वही तो सर, उसका भी संडे है, उसे भी संडे छोड़ दूंगा, आपके लिए किसी है। को कुछ पूछ। हाँ वैभव, मैं कह रहा हूँ सर, संडेज तो आप कर सकते हो सर, कोई इशू नहीं है सर, संडेज तो हमारा ज्यादातर फ्री अरे रहता तुमने है। इतना बोल दिया काफी है, एक दिन मैं देखूंगा, तो मैं मॉक में रख लूंगा तुमको अपने साथ, 10-10 मिनट सब बिल्कुल बच्चों का बिल्कुल इंटरव्यू ले लेंगे हम दोनों, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है? नेक्स्ट संडे इनका डेट आ गया 3 तारीख को, या तुम्हारे ऐसे करके बांट लेंगे, तुम्हारे ऑफिस के बाद किसी दिन 4 बच्चों का रख लेंगे, 5 बच्चों का, फिर 5 से 2 दिन में शाम में ऐसे करके रख लेंगे। बिल्कुल सर, बाकी मैं सर बोलने आप भी ना वाला थोड़ा था, तो सा, एक बार सब कुछ चेक कर लोगे सब, मैं तो पूछता ही हूँ, तुम भी सबसे कुछ सवाल इंटरव्यू के कर बिल्कुल लोगे तो बिल्कुल सही सर, रहेगा। हाँ, किसी को बिल्कुल कुछ पूछना है तो वैभव से पूछ लो, क्योंकि हम लोग जीडी जी स्टार्ट करेंगे। सर एक डाउट था, जैसे जी। स्टार्टिंग में होता है ना, कई बार दो जने दो इकट्ठे शुरुआत करने लग जाते हैं, वो स्टेलमेट सी सिचुएशन आ जाती है, तो उसको कैसे डील करें? उसको सर देखो, ऐसे डील करना है आपको, देखो किसी को दबाना नहीं है, किसी से लड़ने के लिए हम नहीं जा रहे हैं। दूसरा, आपको अपनी वॉइस हाई रखनी है ऑल द टाइम, और वॉइस हाई उसी की होगी जिसको टॉपिक का इन डेप्थ नॉलेज होगा। तो अपना जीके तो स्ट्रांग आपको रखना ही है।
सेकेंडली उसको कैसे दबा सकते हो आप, मैंने जैसे आपको बताया 2 लोग एक साथ स्टार्ट कर गए, अब आपको तो 4 पॉइंट रटे हुए हैं, ठीक है, अगले वाले को अगर नहीं पता है अगला सेंटेंस क्या है या वो सोच के बोल रहा है तो वो थोड़ा स्लो होगा। ये चीज आपको लगी होगी कि आप अगर जैसे बोल रहे हो और आपको लग रहा है कि टॉपिक तो मुझे आता है पर मुझे सोच के ही तो बोलना पड़ेगा ना, कुछ भी तो नहीं बोल सकते, तो उसको थोड़ा वो उसकी स्पीड कम रहेगी, उसकी टोन थोड़ी लो रहेगी। पर जैसे कि मैंने आपको बताया 4 लाइन आप रट के चले जाओ, हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज दिस दिस दिस, टुडेस टॉपिक इज दिस, आई एम वेरी ग्लैड दैट आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। अगर आपको 4 लाइन ही रटी हुई हैं, आप सोते हुए भी बोल पा रहे हो, तो वो आपको नहीं दबा पाएगा, आई एम श्योर ऑफ इट। आपको पता है आपको अगली लाइन 2 लाइन 3 लाइन क्या बोलनी है, वो वहां शांत हो जाएगा, वो 1 लाइन बोल पाएगा, 2 लाइन बोल पाएगा, उसके पास सोचना तो पड़ेगा ना उसको क्या बोलना है आगे। पर जिसको 4 लाइन आती है वो सर बोल जाएगा, आगे निकल जाएगा। तो इस तरीके से इसीलिए मैंने कहा कि 4 लाइन ऑफ द टॉपिक ऐसी तैयार करो जिससे कोई ऑफेंस भी ना हो, टॉपिक से रिलेटेड भी ना हो, आपको कोई काट भी ना पाए। आप क्या बोल रहे हो, मैंने क्या बोला आपको, आपने अपना नाम स्टेट करा, गुड मॉर्निंग बोला, आई एम ग्लैड टू हैव दिस अपॉर्चुनिटी बोला, टुडे इज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज दिस एंड आई एम गिविंग ऑल ऑफ यू द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक फॉर योरसेल्फ एंड गिव योर प्रेशियस व्यूज। इस तरीके से आप 4 लाइन अगर याद करके रट के जाओगे ना, आपको कोई नहीं काट पाएगा, क्योंकि सोच के बोलने में और बिल्कुल रटा हुआ बोलने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। आपको पता है आपको 4 लाइन आगे की क्या बोलनी है, तो आप वैसे भी कॉन्फिडेंट रहोगे कि नहीं मैं ये तो कभी ना कभी चुप हो ही जाएगा, मेरे को पता है मुझे क्या बोलना है। इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ऑफ द ओके टॉपिक जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ऑफ द टॉपिक भी नहीं है ये, ऑन द टॉपिक भी नहीं है ये, जनरल 4 लाइन है, ठीक है सर सर। सर हैंड मूवमेंट कर सकते हैं वहां पे थोड़ा बहुत? हाँ, हैंड मूवमेंट बिल्कुल कर सकते हो आप, हैंड मूवमेंट करने से आपका जो आप समझा रहे हो, जो वे ऑफ टॉकिंग है उसको एनहेंसमेंट मिलता है थोड़ा सा, ठीक है। दूसरा हैंड मूवमेंट करते हो तो 2-3 लोग हैंड मूवमेंट की तरफ भी देखते हैं तो वो भी अपना एंगेज हो जाते हैं। ज्यादातर एंगेजमेंट आप कर ही ऐसे सकते हो, आपको हैंड मूवमेंट करना है, आपको आई मूवमेंट करना है, आपको सबकी तरफ देखना है, ठीक है। ये तो आपको करना ही है। आप अगर प्लेनली यूं करके बैठ जाओगे और ऐसे करके मैं बोलता रहूंगा रोबोट की तरह, तो फिर आगे वाले को कुछ समझ में नहीं आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ या क्या एक्सप्रेस करना चाह रहा हूँ। एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है अपने आप को, तो हैंड मूवमेंट आपको करना है, बिल्कुल करना है। सर ये जैसे जैसे जो सारों को जैसे उस टाइम जीडी चल रहा होता है, तो जैसे फ्रेंड्स बोल के गाइस बोल के क्या बोल के मतलब उनको उस टाइम इंट्रोड्यूस करना चाहिए जैसे बीच बीच में? नहीं नहीं, फ्रेंड्स ही बोलना चाहिए आपको, अगर नाम पता है तो बहुत अच्छा है, तब तो बेस्ट हो ओके। जाएगा। आप नाम बोल के तो किसी को भी इंटरप्ट कर सकते हो और वो शांत भी हो जाएगा। पर अगर नाम नहीं पता है तो यू आर स्पीकिंग वेरी वेल माय फ्रेंड, बट लेट मी ऐड दिस फ्यू थिंग्स आल्सो, या आई एम टोटली अग्रीइंग विद यू माय फ्रेंड ओके। एंड आई वुड लाइक टू, बट आई वुड लाइक टू, अगर आपको उसको काटना है तो आप बट बोल सकते हो, आई एम टोटली अग्रीइंग विद यू माय फ्रेंड बट आई वुड आल्सो लाइक टू ऐड दिस, फिर आप उसको कंट्रोवर्सी में मतलब काट सकते हो, आप दूसरा व्यू रख सकते हो अगर आपको सेकंड साइड ऐड करनी है। ओके। सर जब आपका जीडी हुआ था तो जब जीडी का टॉपिक मिलता है तो पेन पेपर और टॉपिक मिलता होगा और सामने इन्विजिलेटर है सर, तो जब हम अपना टॉपिक लिए बोलते हैं तो हमें सिटिंग पोस्चर में ही बोलना है या फिर हमें स्टैंड मतलब हमें नहीं खड़ा नहीं, होना स्टैंड है? स्टैंड नहीं होना है आपको, क्योंकि इट्स अच्छा लाइक अ स्टैंड होना जीडी, ही जैसे है आपने इसमें, देखा ओके। होगा ना मूवीज में, कंपनी में बैठते हैं चेयरमैन और 4-5 सीईओ बैठते हैं साथ में, बैठे बैठे बात करनी होती है। फिर तो हम आपस में एक दूसरे को फेस कर रहे होते हैं क्या कैंडिडेट? हाँ जी बिल्कुल, राउंड टेबल होगा, आप सबको फेस कर रहे होगे, इधर राइट साइड में आपके इन्विजिलेटर बैठा होगा, उसको नहीं देखना है, उधर ओके। आपको बिल्कुल आई कांटेक्ट नहीं देना है, उसको देखना ही नहीं है। आप उसको देखोगे ना आप ग्रुप से कट जाओगे, फिर आपको कोई मौका ही नहीं देगा बोलने का, तो फिर ठीक है। जो भी जीडीजी के बाद इंटरव्यू मस्ट है या जीडीजी में डिस्क्वालीफाई होते हैं? जीडी में तो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं ना। अच्छा फिर इंटरव्यू मिलेगा ही नहीं, ओके। फिर तो आपको बोल देंगे कि जाओ, और मैक्सिमम पीपल ना जीडी में ही कट जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हाफ ऑफ द पीपल को निकाल देते हैं। इंटरव्यू तक जो पहुंच गया ना उसका तो बहुत अच्छे 80% चांस होते हैं कि वो, क्योंकि इंटरव्यू क्या होता है, 1-on-1 होता है, जीडी क्या होता है, आपको मौका ढूंढना होता है। इंटरव्यू में आप पहुंच गए फिर तो आपसे ही सवाल करेंगे, आपसे जवाब का एक्सपेक्टेशन करेंगे, आपको टाइम देंगे जवाब देने के लिए, तब तो आप बोल ही दोगे सर, फिर तो आपको अपनी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। और इंटरव्यू में भी कोई ऐसा कोई हार्ड टॉपिक नहीं होता है, मेरे से तो बहुत जनरल इंटरव्यू हुआ था, बिल्कुल ही जनरल इंटरव्यू होगा, वो आपके बारे में पूछेंगे, आप कहाँ रहते हो, क्या चीज़ फेमस है वहाँ की, या अगर आपको बैंक में ऐसा सिनेरियो दे दिया जाए, आप किसी गाँव में हो बैठे हो जहाँ कनेक्टिविटी नहीं आती, अब आपके पास कोई कस्टमर आता है एनआरआई ट्रांजैक्शन के लिए, अब आपको तो पता ही नहीं, आपने कभी किया नहीं, आप किस तरीके से करोगे उसको, किस तरीके से हेल्प सीख आउट करोगे, तो आपको बताना पड़ेगा कि सर ठीक है कनेक्शन नहीं है, कोई बात नहीं, मैं कस्टमर को बोल दूंगा कि सर प्लीज गिव मी 1 डे टाइम, इस तरीके से, या किसी अपने कोलीग से, अपने साथ के पीओ से, ज्वाइनी से, या अपने आरबीओ में जो आपका हेड ऑफिस है वहां से आप हेल्प ले सकते हो, फिर नेक्स्ट डे आप उसको करके दे सकते हो। इस तरीके से ना बहुत ही जनरल होता है, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होके नहीं होता। आपका टॉपिक भी पूछेंगे वो
कि क्या टॉपिक है आपको जो पसंद है, तो आप अगर वो बता देते हो तो वेल एंड गुड है, पर उसके बारे में आपको सारा पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने एक बार टॉपिक दे दिया ना सामने वाले को, फिर वो बहुत हार्ड क्वेश्चंस पूछता है उस पर, फिर वो लीनियंट क्वेश्चन नहीं पूछ पाता। तो आपको ठीक है थोड़ा सा लीनियंट रहना है। सर वो भी जैसे कॉलेज का कोई सब्जेक्ट पूछते हैं कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, अब सर कॉलेज को तो टाइम हो गया, तो अब ऐसे तो पूरा स्पेसिफिक तो पूरा नॉलेज तो होता नहीं है, तो मेंशन करना चाहिए वहाँ की, या क्या बोलना हाँ चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, वो तो मैनेजर्स होते हैं सारे, उनको भी कुछ पता थोड़ी ना होता है। मैंने मेरे से पूछा हाँ था बेसिक, अगर फॉर एग्जांपल मान लो सिविल से वैभव है या कोई आईटी सेक्टर से है, आईटी सेक्टर से बैंक को रिलेट करके मान लो डिजिटल बैंकिंग हो गया या साइबर क्राइम हो गया, सिविल से मतलब ऊपर ऊपर की चीजें, कि पैनल वाला अगर ओल्ड एज का भी है तो बीकॉम के 2 सवाल, जो बीकॉम का स्टूडेंट है, जो सिविल इंजीनियर है, जो आईटी इंजीनियर है, हाँ या नहीं वैभव? हाँ जी बिल्कुल सर, मेरे से तो पूछा था आप क्या, मैंने कहा सर मैकेनिक, उन्होंने खुद ही देख लेते हैं, उनके पास आपका बायोडाटा होता है, वो कहते हैं कि आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, तो आपको अपना टॉपिक उन्होंने मेरे से पूछ लिया। आते ही एक पीछे से आते हैं सर, जो कि सामने बैठे भी नहीं थे, पूछते हैं एकदम से फ्लूइड मशीनरी क्या होता है, व्हाट इज फ्लूइड मशीनरी। तो मैंने कुछ भी बोल दिया, मतलब फ्लूइड मशीनरी क्या, लिक्विड के बारे में बोल दिया। अब उनको नहीं पता है, मतलब एकदम टेक्निकल जो होता है ना बंदा, उसका उनको नहीं पता होता। मैंने कुछ भी डेफिनेशन दे दिया, उसमें 1-2 लाइन इधर उधर हो गई होगी, पर कॉन्फिडेंस से बोलना है, सामने वाले को ये लगे कि आप जो बोल रहे हो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, तो ठीक है। बाकी अगर कुछ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होता है या कुछ बिजनेस से रिलेटेड होता है, वो उनको थोड़ा आइडिया रहता है, तो उसमें थोड़ा सोच समझ के आपको बोलना है, उसके बारे में आपको नॉलेज होनी भी चाहिए, क्योंकि आप बैंकिंग में जा रहे हो। ठीक है, ऑफ द टॉपिक कोई अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, उससे सर्किट के बारे में पूछ लिया, कंडक्टर के बारे में पूछ लिया, आपको जो पता है आप बोल दो, उनके लिए भी वही, जितना कॉन्फिडेंस से आप बोलोगे उतना आपका आंसर राइट है। वो सामने वाले को भी पता है, क्योंकि सामने जो बैठे हैं वो लोग 20-20 साल से 25-25 साल से बैंकिंग में, उनको नहीं पता, वो है भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, भूल चुके हैं सारा। हम लोग तो 1 साल तैयारी में ही भूल जाते हैं कॉलेज में क्या पढ़ा था, वो तो 20 साल से बैंकिंग में बैठे हैं, उनको क्या याद रहता है। आपको बोलना कॉन्फिडेंस से, आप हल्के बोलोगे तो वो समझेगा आप गलत कुछ बोल रहे हो, आप कॉन्फिडेंस से बोलोगे तो आप उनको लगेगा कि ठीक है यार ये सही बोल रहा होगा, मेरे को तो 20 साल हो गए, मुझे नहीं पता रहेगा, आज चेंज हो गया। तो जो बोलना है कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है, ठीक है। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस नहीं आते हैं इंटरव्यू में, तो आपको सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना है कि आई डोंट नो दिस टॉपिक, कैन वी मूव ऑन टू अदर, क्योंकि वो आपको ना 20 मिनट का फिक्स टाइम देगा। अब आप उसमें बैठ के सोचते रहो या आप अगले टॉपिक पे मूव कर जाओ, वो आपके हाथ। तो आपको अगले टॉपिक में मूव करना है बहुत जल्दी, ताकि वो कुछ और आपसे पूछ पाए, उसके बारे में आप अच्छे से बता पाओ। ठीक है, बैठे नहीं रहना है वहाँ पे, गलत जवाब नहीं देने हैं, बैठे नहीं रहना है। आपको कोई चीज़ नहीं आती, आप मूव कर जाओ। मैंने 3 बार स्किप किया था, सब नहीं आता मेरे, आई डोंट नो दिस प्रॉब्लम, तो कैन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ऐसे बोल सकते हो, कोई इशू नहीं। ठीक है सर। और कोई क्वेश्चन? ठीक है गाइस, और भी कुछ पूछना है क्या वैभव सर से? सर खुद को इंट्रोड्यूस बस स्टार्टिंग में करना है या बीच में बोले तो उस टाइम भी खुद को इंट्रोड्यूस करना है? बीच में इंट्रोड्यूस नहीं करना है आपको। अच्छा, बीच में बस टॉपिक पे। बीच में आप वो 4 लाइन यूज नहीं कर सकते। मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ, आपको घर से रट के जानी है, वहां पे कोई नहीं होगा आपका जो आपको ये 4 लाइनें बता के लिख के देगा, वो आपको रट के जानी है। और अगर कोई बोल रहा है ना, आप मतलब जैसे ही वो बोलता है ना इन्विजिलेटर स्टार्ट, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सबसे पहले गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज, इतना इतना तो बोल ही सकते हो ना, इसको तो रटने की भी जरूरत नहीं है, तो पता ही है ना, अपना नाम तो पता ही है ना सबको। बस इतना भी बोल दोगे ना, एक लाइन जोर से थोड़ा, तो साथ में कोई बोल भी रहा होगा वो भी शांत हो जाएगा, क्योंकि वो सोच के बोल रहा है, आप जो है वो बिल्कुल रटा हुआ बोल रहे हो। तो 2 लाइन तो आप 4 लाइन आप रट के जाओगे ना, आपको कोई काट नहीं पाएगा स्टार्टिंग में। मैं बता रहा हूँ आपको फिर से, आपको स्टार्टिंग अगर आपने कर दी ना ये 4 लाइन से, तो आपका 90% आप क्लियर ही समझो। ठीक है, बीच में आपको फिर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि हाँ मैं बोल चुका हूँ, मैं बीच में भी बोल सकता हूँ, फिर बीच अच्छा में भी सर, आप अगर कॉन्फिडेंस। स्टार्टिंग में सर अगर इंट्रोड्यूस कर दिया, उसके बाद अगर इन केस नहीं पता है नॉलेज भी, तो बीच में भी अगर नहीं बोल पाए तो ठीक है आप? नहीं मैडम देखो, बीच में तो फिर इतना थोड़ा सा आपको परसेप्टिव भी होना पड़ेगा। अगर मान लो कोई जैसे है, मेरे को भी नहीं पता था, मेरा जो टॉपिक आया था उसके बारे में मेरे को ज्यादा नहीं पता था, तो क्या हुआ था, सर 4 आप लाइन तो टॉपिक शुरू की मेंशन हमने, नहीं बोल ही कर दिया। सकते एक बार? नहीं नहीं मैम, आपको क्या करना है ना, आप सुन सकते हो ना, काम तो है ना, आपको नहीं आता तो आप उस टाइम 5 मिनट का जीडी होता है, बहुत सारा टाइम नहीं मिलता है, तो आपको सुनना पड़ेगा। ठीक है, जो भी बोल रहा है, आपने 4 लाइन बोल दिया, अब आप आगे बढ़ गए, आपके नंबर सिक्योर हो गए 90%। उसके बाद जो सामने बोल रहा है उसकी तरफ नोडिंग कर सकते हो, यस यू आर यस करेक्ट, आई एम टोटली एग्रीइंग विद यू। इस तरीके से ना आप बीच बीच में अगर ये बोलते रहते हो ना, यस आई एम एग्रीइंग विद यू या आई एम डिसएग्रीइंग विद यू, ठीक है, आई एम एग्रीइंग विद दिस जेंटलमैन, ठीक है, इस तरीके से आप बीच बीच में इंटरेक्ट करते रहते हो ना, तो बाकी आपका कवर हो जाता है, आप चाहे कुछ मत बोलो, इतना आप बने रहोगे ना, और आपकी इन्विजिलेटर पे अगर इन्विजिलेटर की आप पे नजर रहेगी, आप बीच बीच में बोलते रहोगे यस यू आर टोटली करेक्ट, यस यू आर राइट, या आपको सुन के लगता है कि ये कुछ गलत बोल रहा है, यस आई एम डिसएग्रीइंग विद यू। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप बोलते भी रहोगे ना, बीच बीच में बने रहोगे, तो उसको इन्विजिलेटर को ये लगेगा कि हाँ नहीं यार ये तो था यार, इन्होंने तो बोला था।
मैंने इनको देखा है बोलते हुए, भले ही आपने कुछ भी नहीं बोला उस टॉपिक के बारे में, पर फिर भी आप डिस्कशन का पार्ट तो थे, वो चीज देखिएगा। सर अपने जीडी के बारे में बता दीजिए सर, क्या मेरे टॉपिक जीडी के है? बारे में मैं तो देखो 4 साल हो गया, टॉपिक कौन सा था यार, जीडी जी 2 हुए थे हमारे तो। सर आपने इंट्रोड्यूस किया था? हाँ बिल्कुल किया था इंट्रोड्यूस, क्योंकि ये 4 लाइनें तो मुझे याद ही है। मैं इसीलिए सबको ही बोलता हूँ जब भी किसी को कहता हूँ कि ये अगर तुम्हें कुछ चीज बिल्कुल बाय हार्ट रटी हुई है ना, जिसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ता बोलने से पहले, तो फिर आपको कोई काट नहीं सकता। फर्स्ट थिंग, सर आपकी कितने वॉइस बच्चे टोन थे है, आपके ग्रुप में? ठीक है। आपके ग्रुप में मेरे कितने? ग्रुप में 10 लोग थे पूरे, सर सेमी सर्कल जीडी में और बैठे जी थे साथ में ही हो गया था दोनों, ठीक है। सेमी तो सर्कल एक में साथ बैठे थे। सर हाँ इस बार वैसे मेंशन तो इन्होंने जी किया, तो उसमें बोथ कवर होता है? जीडी जी एक ही चीज है। आप जो सबसे पहले अपने दिमाग से वो निकाल दो कि जी जीडी अलग है, वो जीडी ही बन जाता है इन दी एंड, ठीक है। वो जीडी ही होता है, वो सारे लोग एक साथ बोलते हैं, बीच में काटना पड़ता है, वो वही होता है सेम, दोनों की सेम स्टार्टिंग रहेंगी, वही कंक्लूजन करना होता है, बीच में कुछ बोलना होता है। तो अच्छा उससे सर आपको एक बात, सर एक और, जैसे जी का जैसे सर हमने हमें करवाया, जैसे उसमें कुछ पॉइंट्स देते हैं, उसको प्रायोरिटी ऑर्डर में अरेंज करना होता है, तो सर उसमें जैसे कई बार सिचुएशन ऐसी आती है कि जैसे दो ऑलमोस्ट बच्चे एक की तरफ जा रहे थे, जैसे 3-4 का मतलब उससे एग्री नहीं करते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखो उस सिचुएशन में ना सबसे पहले ये देखना है कि मेरा टॉपिक कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। फर्स्ट थिंग आपको ये देखना है आपके पॉइंट्स कितने स्ट्रॉन्ग है, आप सामने वाले को काट पा रहे हो या उसको डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, तब तो आपको अपने टॉपिक पे बने रहना है, ठीक है। सबसे बेस्ट वे तो यही होता है कि मैंने जो स्टार्ट किया था, जो मैंने टॉपिक स्टार्ट किया है, या मैंने उसको जिस व्यू, जो मेरा व्यू है वो चेंज नहीं होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर सारे लोग आपको लग रहा है कि 9 के 9 उससे एग्री कर रहे हैं, ठीक है, और आपको भी लगने लगता है कि नहीं यार ये बात बिल्कुल ठीक बोल रहा है, तो आप उसके साइड भी हो सकते हैं। पर कोशिश फर्स्टली यही करनी है कि अगर मैं उसको अग्री कर रहा हूँ तो मेरे ये पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट्स के बेसिस पे मैं अग्री कर रहा हूँ और बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, और अगर डिसअग्री कर रहा हूँ तो वो क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। और अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है ना कि आप डाउटफुल हो कि अग्री भी हो नहीं भी हो, इसका भी सुन लिया उसका भी सुन लिया, दोनों चीजें ठीक लग रही हैं, तो आप बस अपने व्यूज रख दो बीच में काट के, ओके, जो कि दोनों को ही काटे ना, बस आप अपना एक एग्जाम्पल रख दो बीच में, या कोई फैक्ट स्टेट कर दो, ठीक है। अपना व्यू डाल दो, आप अग्री डिसअग्री किसी से, मतलब आप ये तो बोलोगे कि हाँ सर आई एम टोटली अग्रीइंग विद यू एंड यू एज वेल, एंड आई वुड लाइक टू ऐड दिस पॉइंट, ठीक है। एकदम बिल्कुल जो नहीं होता बीच का रास्ता निकालना, एक एग्जाम्पल दे दिया या एक बीच में अपना पॉइंट रख दिया, जो आपको इट्स माई ओपिनियन, ऐसे भी बोल सकते हो, इन माई ओपिनियन इट इज लाइक दिस, इस तरीके से रख सकते हो। अगर आप अनश्योर हो कि मैं लास्ट में किस तरफ जाऊंगा, क्योंकि लास्ट में ना जो एक टॉपिक होता है ना, अग्री या डिसअग्री, अगर एक कंक्लूजन में 10 लोग पहुंच जाते हैं ना, तो सिलेक्शन का चांस उतना ही हाई होता है सबका ही। सारे भी सिलेक्ट हो सकते हैं, जरूरी नहीं है 10 आए तो 9 सिलेक्ट होंगे या 5 ही होंगे। 10 के 10 सिलेक्ट होते हुए भी देखे हैं मैंने अपने साथ के लोगों के, 10 के 10 रिजेक्ट होते हुए भी देखे हैं, लड़ने लग गए, मछली बाजार बना दिया, जोर जोर से आवाजें आ रही थी, सारे रिजेक्ट हो गए 10 के 10। और एक मेरा वाला बैच था, उसमें 10 में से 8 लोग सिलेक्ट हो गए, 2 ने कुछ बोला ही नहीं, तो वो तो खैर बाहर हो नहीं थे, पर 8 लोग सिलेक्ट हो गए उसमें। तो इस तरीके से ना आपको कन्वर्सेशन, और जब सारे लोग एग्री करते हैं ना एक दूसरे से, तो वो लड़ते भी नहीं है, दूसरा सबको मौका भी मिल जाता है बोलने का, ठीक। सेकंड थिंग, अगर फिर भी आपको टॉपिक के बीच में आपको टॉपिक का समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलूं, स्टार्ट तो कर दिया मैंने, अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ये भी कह सकते हो, आई एम टोटली अग्रीइंग विद यू माय फ्रेंड, एंड आई वुड आल्सो लाइक माय फ्रेंड सिटिंग हियर टू स्पीक ऑन हिज व्यूज, या आई वुड लाइक द अपॉर्चुनिटी, आई वुड लाइक टू गिव हिम द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। जैसे आपको लग रहा है कोई बहुत इंट्रोवर्ट है, बोल नहीं पा रहा है, लोग काटे जा रहे हैं उसको, वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, बोल नहीं पा रहा है, अगर आपकी आवाज सॉलिड है, बुलंद है, आपको ये लाइन रटी हुई है कि ठीक है आई एम एग्रीइंग विद यू, बट आई वुड आल्सो लाइक टू गिव दिस मैन द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक ऑन हिज व्यूज, इस तरीके से आप उसको अपॉर्चुनिटी देते हो ना, तो आपका एक अपर हैंड रहता है कि आपने स्टार्ट भी किया, आप सबको मतलब इंक्लूड करके चल रहे हो, फिर तो आप 100% सिलेक्ट हो ही जाते हो। अगर 2-3 बार आपने किसी ऐसे व्यक्ति को बोलने का मौका दे दिया जो बोलना चाह रहा है पर बोल नहीं पा रहा, ये चीजें भी ध्यान रखनी है। जरूरी नहीं है कि आपको, अगर आपको लगता है आपने स्टार्टिंग कर दी है ना, फिर आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है, अब आप छोड़ दो, आपको कुछ नहीं सोचना कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, क्या है क्या नहीं हो रहा है, आप सुनो ध्यान से और कोशिश करो बीच में अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की। आपका बहुत अच्छा पॉइंट है, ग्रैब कर लो उसको, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको याद ही रहेगा। दूसरा, आपको लगता है आपके पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, तो आप इस तरीके से बीच में इंटरप्ट कर सकते हो किसी को, और दूसरों को मौका दोगे, उससे भी दिखता है कि हाँ आप एक लीडरशिप क्वालिटी है आपके अंदर, और आप जो है दूसरों को भी आगे बढ़ने का मौका दे रहे हो, तो उससे क्या रहता है, बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है इस चीज का भी। तो आपको नहीं भी आता है ना कुछ भी, फिर भी आप
जो मैं बता रहा हूँ अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आप आराम से उसको कर सकते हो। ठीक है, कंक्लूजन 2 लोग नहीं करेंगे, किसी ने कंक्लूड कर दिया तो आपका अपॉर्चुनिटी चला गया। ठीक है, फिर आप उसको अगर बोलते हो उसके आगे कुछ तो वो फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। ठीक है। सर ये सिलेक्टर्स उसी टाइम बता देंगे ना कि अब आप इंटरव्यू में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो? नहीं अरे यार ऐसा नहीं होता है, आजकल मुझे देखो जहाँ तक रूल्स का मुझे पता नहीं है, मेरा ना जीडीजी देखो वैभव, मुझे ऐसा नहीं है वो कि जीडी में किसी को ये बोल देते हैं नहीं आप इंटरव्यू में हाँ नहीं जा ऐसा रहे हो, नहीं नहीं बोलते हैं ऐसा शायद, नहीं है ये इंटरव्यू के बाद नहीं बोलते जीडी के बाद। नहीं सबका कहाँ होता है सर, नहीं सिलेक्टेड ही तो होते हैं लोग। क्या जब मेरा हुआ था ना उस टाइम तो सिलेक्टेड थे ना लोग थोड़े। सिलेक्टेड थे मतलब नहीं समझा वैभव। मतलब उस दिन तो ऐसा हुआ था, जीडी जी तो एक साथ ही हो जाता है। 10 लोगों को बिठाया, पहले जीडी का टॉपिक दे दिया, फिर जीडी खत्म हुआ, फिर जीई का टॉपिक दे दिया, जीई करा लिया, फिर हमने हाँ काफी फिर लोग 1-on-1 किया था। इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू हाँ सबका होता है। अच्छा, अब सबका हो रहा है क्या? हाँ हाँ। अच्छा अब अच्छा। तुम्हें उस समय पता नहीं चला होगा, जो जा रहे हैं जीडीजी के लिए भले जीडीजी में उनको कम मार्क्स मिले, इंटरव्यू में ऐड हाँ करके टोटल मार्क्स कम मिले, बट अच्छा ऑल अच्छा। दोज हु आर पार्टिसिपेटेड फॉर जीडीजी दे ऑल आर अलाउड फॉर द इंटरव्यू आल्सो। ओके ओके ओके। हाँ तो फिर ठीक है, फिर तो इंटरव्यू के लिए आपको जाना ही है। अगर जीडी में आपको लगता है आप नहीं बोल पा रहे हो तो आपको फिर सोचना है कि इंटरव्यू आपको ऐसा बहुत अच्छा बिल्कुल नहीं होगा। वैभव ने एक लाइन बोला स्टार्टिंग में कि गाइस जो टॉपिक होगा उससे हम लोग वेल अवेयर होंगे। तुम लोगों ने जो देखा है आराधना, ठीक है, हो सके प्रवीण को मैंने इमेज नहीं भेजा होगा तो अभी जी सर। व्हाट्सएप पे दे दिया है, बाकी लोग के पास इमेज होगा। ठीक है, तो ये लोग, और ये लोग को मैंने प्रैक्टिस भी कराया है वैभव, ये लोग बोल पा रहे हैं, मैंने देखा भी है। अच्छा ठीक है, बोल पा रहे हैं तो ठीक है सर, कोई इशू नहीं है इसमें। बाकी आपने, एक मिनट में देख लेता हूँ, आपने भी एक इमेज मुझे जो भेजे हैं ना टॉपिक्स, उसमें से स्टार्टिंग वाले तो थोड़े से मतलब ठीक है हार्ड भी हैं, और कुछ टॉपिक्स तो बहुत ही जनरल भी हैं, जैसे ई व्हीकल्स इन इंडिया हो गया, ठीक है आपका ये हो गया, नियो बैंकिंग हो गया, चैलेंजेस टू बैंकिंग सेक्टर हो गया, ये बहुत ही कॉमन टॉपिक्स हैं। एक और कुछ काम कर टॉपिक लेंगे, हैं। एक काम जी कर लेंगे, वैभव के पास अगले संडे को 1 अप्रैल है, अगर वैभव के पास टाइम रहा ना तो गाइस हम लोग हाफ एन आवर का वैभव के साथ जीडी कर लेंगे, जिससे तुम लोग हाँ के, हमें तो, मुझे तो तुम लोग के परफॉर्मेंस के बारे में पता है, उसे भी दिख जाएगा। कोई बातचीत नहीं, सीधे हम लोग दोनों एक टॉपिक देंगे, 2-3 मिनट का हम लोग दोनों रहेंगे वहां, लास्ट में तुम लोग का रिव्यू दे देंगे, कहानी खत्म। ठीक है, हाँ जैसा टाइम रहा ये मैं वैभव से बात कर लूंगा संडे में या के ऑफिस के बाद, मतलब आज के 2-3 दिनों के बाद। ठीक है वैभव, बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, ठीक है गाइज, मैं वैभव को छोड़ रहा हूँ, तुम लोग का जीडीजी प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ अभी। ओके वैभव, थैंक्स, आगे जो भी होगा 2-3 दिन के बाद मैं इन्फॉर्म करता हूँ। ओके सर, थैंक यू। गाइज थैंक यू आप लोग सर। भी धन, थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर वैभव। ओके थैंक वैभव, यू सर। थैंक्स अ लॉट, मैं थैंक यू बात करूंगा, सर। बाय। ठीक है, कुछ तो मोटिवेशन लगा होगा। यस सर। सर। ठीक है, मेहनत कीजिए। बाकी देखो खुद अपफ्रंट बोल रहा था प्रवीण, और कोशिश करेंगे प्रवीण की एक दिन और जीडी हो, अगर संडे होता है तो अच्छा ही है, तो तुम भी रह लोगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि 1 अप्रैल को ही हो। 1 अप्रैल तक तुम लोग का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, और 1 अप्रैल के बाद भी 2-3 दिन सबके इंटरव्यू में रहेगा, हाँ जी या सर, नहीं? 1 अप्रैल को छुट्टी भी है मेरी। जी सर। छुट्टी भी है, संडे भी है, और बाकी लोग गाइज मॉक और जिसका जैसा है वैसा चलता रहेगा। टॉपिक लिखो आज का जीडी का, जी सर। 5-6 मिनट दूंगा, उसके बाद मेरा माइक म्यूट रहेगा, मेरा माइक म्यूट रहेगा, मैं सबको सुनूंगा, फिर मैं लास्ट में बताऊंगा कि किसने क्या लैग किया, किसे क्या और बोलना था। लास्ट चीज, हिंदी इंग्लिश मैटर नहीं करता, इंग्लिश वेल एंड गुड, हिंदी वेल एंड गुड। टॉपिक है, बोलू मैं ऑडिबल हूं? यस सर। गुड, एक सेकंड, इसी में से कोई अच्छा टॉपिक दे देंगे। गाइस गौर करो, आजकल जब से कोविड कोविड के समय में नदियों का पॉल्यूशन हो गया, या एयर पॉल्यूशन हो गया, या किसी तरह का पॉल्यूशन हो गया, कम हुआ था। और आप लोग गौर करो, जितने जिस हिसाब से पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, हर डीजल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो ई व्हीकल के डिमांड बढ़ रहे हैं, क्योंकि उसका स्ट्रेट अवे रिलेशन है किससे? ग्रीन, जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो जिसमें ग्रीनरी कम हो रही है, उसके अलावा जो भी पॉल्यूशन हो रहे हैं। तो टॉपिक ई व्हीकल इन इंडिया देते हैं, जो कि न्यूज में है, हाँ या नहीं? यस जी सर। सर। ईवी सुने होंगे तुम ओके लोग, सर। इलेक्ट्रिकल व्हीकल। अब इसके बेनिफिट्स ही बताओगे, कोई भी इसका साइड इफेक्ट्स नहीं बताएगा, हाँ या नहीं? यस सर। हाँ, किन किन चीजों ओके का सर। प्रिकॉशनरी मेजर रखेंगे ई व्हीकल्स लेते समय, ये बताना चाहोगे तो बता सकते हो, बट हम लोग इसके पॉजिटिव पॉइंट्स पे ही डिस्कशन करेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। चलो, यस 6 मिनट का जो भी टॉपिक लिखना है लिख लो, 6 मिनट का टाइम है। टाइम स्टार्ट जैसे 6 मिनट पूरा होगा मैं बोल दूंगा।
1 मिनट ओवर हुआ है। सबको बोलना है, पार्टिसिपेट करना है, घबराना नहीं है, हम लोग सीखने के लिए आए हैं। और एक दूसरे से बोलेंगे तो सबको सुनने, सबको मौका भी देना है। वैसे मैं तुझे प्रैक्टिस कराना है तो मैं तो सबको मौका दूंगा। Three minutes left, guys. Last 2 minutes, guys. Last minute, guys.
स्टार्ट करें? यस सर, यस। ओके, स्टार्ट। मैं म्यूट कर रहा हूँ अपनी तरफ से। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। Hello I am friends, my Gautam. name. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम गौतम कपूर। एक सेकंड, किसी के पास रिकॉर्डिंग वॉइस रिकॉर्ड कर सकता है कोई? यस सर, मैं कर रहा सबकी आवाज प्रवीण कर रहा है? किस चीज से कर रहा है? हूँ। सॉरी सर। हाँ, किस चीज से कर रहा है? मतलब फोन से कर रहा है, कैसे कर रहा है? ये सर OBS स्टूडियो करके आता है एक सॉफ्टवेयर, उससे। जैसे भी कर रहा है करो, सबकी वॉइस आनी चाहिए, मुझे टेलीग्राम पे भेज देना। ओके सर। चलो रिकॉर्ड करना स्टार्ट करो, मैं बोलूंगा तब स्टार्ट करना। सर स्क्रीन भी रिकॉर्ड हो सकता है, अगर फेशियल एक्सप्रेशन भी देखने तो स्क्रीन रिकॉर्ड दोनों रिकॉर्ड हो रहे हैं। हाँ, तो स्क्रीन रिकॉर्ड भी कर लो और वॉइस भी मुझे बोलने देना, उसके बाद बोलना। करो, स्टार्ट करो, बोलो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम गौतम कपूर। आई एम टुडे, आई एम वेरी ग्लैड टू। पहले टॉपिक बोल देना, उसके बाद। सर बोलूंगा ना, बीच में बोलूंगा ना कि इस टॉपिक कर रहा हूँ। ओके। Good morning, friends. I am Gautam Kapoor, and today I am very glad to start the topic of electronic vehicles in India. And this topic is of current relevance. And सबसे पहला जो point हमारा electric vehicle सुन के आता है, वो ये है कि ये environmentally beneficial होगा। जो problem देखी जा रही है हमारे इंडिया में या फिर overall world global warming की या increasing temperatures की, तो सबसे पहले तो ये उसे address करेगा काफी अच्छे से। एंड अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से एक और बात देखी जाए तो ये इंडिया को एक एनर्जी इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने में बहुत बेनिफिट होगा। हमारा जो बहुत डिपेंडेंस है ना, वो क्रूड ऑयल पे है और हम प्रोड्यूस वो करते नहीं है। तो इसके कारण जैसे अभी महंगाई, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम भी हुई थी, यूएस से भी थोड़ा ऐसे रिलेशंस हुए थे कि हम रशिया से इंपोर्ट कर रहे थे। तो ये हमें एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाने की एक वो है, एक होगा। तो अब मैं चाहूंगा मेरे फ्रेंड्स और आगे इस पॉइंट को देखें। I would like to add So, to this. मैं गौतम को कंटिन्यू करते हुए ये बताना चाहूंगी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है, तो अभी जैसा कि व्हीकल को यूज करने के लिए हम ट्रेडिशनल फ्यूल जैसे डीजल और पेट्रोल का यूज करते हैं। अभी सही है? मुझे लग रहा है या सबको लग रहा है? आवाज कट रही है ना पल्लवी की। अभी बोलना पल्लवी। हेलो, अभी ठीक है? यस यस। ओके, सो आई एग्री विद गौतम, और गौतम की बात को कंटिन्यू करते हुए मैं पहले ये बताना चाहूंगी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्चुअली होते क्या हैं। तो जैसा कि अभी व्हीकल के लिए हम लोग ट्रेडिशनल फ्यूल पर डिपेंडेंट थे, डीजल और पेट्रोल, तो अभी फ्यू ईयर्स बैक हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि हम इलेक्ट्रिक बैटरीज का यूज करेंगे, जो कि बहुत पॉल्यूशन फ्री रहते हैं एंड इको फ्रेंडली है। एंड इसके साथ ही मैं अपने फ्रेंड्स को चांस देना चाहूंगी इससे आगे टॉपिक को कंटिन्यू करने के लिए। थैंक एग्री करती हूँ। मुझे लगता है कि जो हमारे जो ई व्हीकल्स हैं वो बेटरली परफॉर्म करते हैं, और इनके जो होते हैं इन्वायरमेंटली ये बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि इनका जो गैस एमिशंस है वो जीरो है। उसके बाद ये बहुत ही लो कॉस्ट होते हैं, जो इनकी मेंटेनेंस है और सर्विसिंग है वो बहुत कम पड़ती है हमें लॉन्ग रन के लिए। आप घर पे भी इनको चार्ज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बाहर जाके कभी हमें पेट्रोल डीजल के लिए बाहर स्पेशल। तो ये आवाज बहुत धीरे आ रही है। हेलो, आ रही है? सर दीपिका, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। एक सेकेंड। लो वॉइस है, वॉइस पर बट लो है। बिल बहुत स्लो है तुम्हारा, समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रही हो। आ रही है? हाँ, अभी थोड़ा बेटर है। हाँ, तो मैं कह रही थी कि जो ई व्हीकल्स होते हैं वो कॉस्ट एफिशिएंट होते हैं, क्योंकि इनको जो रन करने के लिए इनकी सर्विसेज मेंटेनेंस बहुत लो पड़ती है हमें, बेटर फॉर परफॉर्मेंस होती है। सेकेंडली जो होता है कि आप घर पे भी इसको चार्ज कर सकते हो, आपको इतना बाहर नहीं जाना पड़ता इसके लिए, ठीक है। और इन्वायरमेंट पर्पज से भी, क्योंकि इनकी जो गैस एमिशंस है वो लो होती है। आगे कोई ऐड करना चाहेगा कोई पॉइंट? एग्री करता दीपिका से। इलेक्ट्रिक व्हीकल आजकल इलेक्ट्रिक मोटर्स पे चलते, ना कि पेट्रोल पे, जिसके कारण ये हमें चीप पड़ता है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होता है। और आजकल हम देख रहे हैं कि प्राइवेट कंपनीज लाइक अमेजोन, स्विगी, जोमेटो इसका ज़्यादा यूज़ करने लगे, क्योंकि ये बहुत चीपर पड़ता है। और इसके लिए गवर्नमेंट भी एनकरेज कर रही है कि बहुत सारे सब्सिडी स्कीम ला रही है, जिस कारण कि सब लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल पे शिफ्ट हो जाए, ना कि ट्रेडिशनल पे। Good morning. I would like to add to Shubham's point that how he emphasized that the government is also encouraging this. The government is at the national as well as at the international level, the importance of e-waste is recognized, and many
schemes are being introduced in this regard. One of the most important ones is the production linked incentive schemes, whereas encouraging the foreign investors to come to India and set up semiconductor fabs, that is the plant. So two Taiwanese major companies have agreed to come to India for that. And like Shubham mentioned, in many state governments, different amounts of subsidies are being provided, and this is targeted so that the cost benefit is shown to एक many एक सेकंड एक customers सेकंड and एक they सेकंड come up. जो बोल रहा है उसके अलावा सब माइक म्यूट कर दो क्योंकि इको आ रहा बहुत ज्यादा। Cool now? ओ हाँ हाँ जी, अब Yeah. ठीक है। Yeah, so the other point was that recently lithium was also discovered in Jammu and Kashmir. So this can also be a very potential resource for India, as now since till now we were importing a lot of our lithium from the South American lithium triangle, and we were also dependent on China for the ready-made batteries. So our import dependence is also expected to come down, and we can also see the e-revolution is penetrating into India. We can see cars like the Tata Nexon EV and the MG ZS EV on the roads a lot these days. So anyone else would like to add, please? जैसे कि विशाल जैसे ने विशाल ने बताया बोला कि लिथियम आयन रिजर्व मिला है जम्मू एंड कश्मीर में एंड कर्नाटका आल्सो इट्स बूस्ट द ई व्हीकल पॉलिसी लॉन्च इन 2020 and also national electric mobility mission is in the same year. It's boost the shift towards e vehicle और जैसे ई व्हीकल की तरफ अपन मूव कर रहे हैं तो ये हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि ये एयर पॉल्यूशन कम करेगा एंड लेसर नॉइस प्रोड्यूस करेगा जो कि बहुत बेनिफिशियल रहेगा हेल्थ ऑल्सो। यस तो मैं जैसे ऐड करना विशाल और चाहूंगा रचना ने इसमें बोला प्रोस कि एंड कॉन्स। तो ये इसमें जो मुझे रिजर्व प्रोस लगते हैं वो हैं, फर्स्ट है अफोर्डेबल एज कम्पेयर टू जो कन्वेंशनल सोर्सेज है, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, डीजल, तो ये काफी चीप है। सेकंड है गुड फॉर द इन्वायरमेंट, इससे जो CO2 इमिशन है वो रिड्यूस होगा, तो उससे जो हमारी ओजोन लेयर है उसमें जो अभी हो रहा है डिप्लीशन, तो वो काफी हद तक कम हो जाएगा या स्टॉप हो जाएगा। और साथ ही साथ मुझे इसका एक कॉन्स जो लगता है, जो हमारे ट्रेडिशनल व्हीकल्स हैं पहले के, सॉरी मुझे कोल्ड है, तो उनका जो यूज डंप हो जाएगा, क्योंकि अभी हमारे ऑलरेडी काफी व्हीकल्स हैं जो कन्वेंशनल सोर्सेस हैं, पेट्रोलियम, डीजल, उन पे चलते हैं। तो गवर्नमेंट को एक प्रॉपर पॉलिसी फॉर्म करनी चाहिए कि जो ओल्ड व्हीकल्स हैं उनकी एक स्क्रैपेज पॉलिसी, जिससे जो ओल्ड व्हीकल हैं वो डंप न बन पाए। और कोई ऐड करना चाहता है तो वो कर सकता है। मैं विशाल की बात में add ऐड point. करना चाहूंगी कि गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है ई व्हीकल्स को क्योंकि वो एक अच्छा व्हीकल है जिसकी वजह से कम एयर पोल्यूशन हो रहा है एंड एसिड रेन जो होती है एयर पोल्यूशन की वजह से जो टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो भी जो है एसिड रेन के कम होंगे एंड ई व्हीकल्स के लिए गवर्नमेंट ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन खोल रही है। गुरुग्राम में भी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है। सो कस्टमर्स जो है वो ज्यादा अवेयर हो रहे हैं एनवायरनमेंट की तरफ एंड ई व्हीकल की मार्केट जो है वो भी बूस्ट हो रही है। Yeah, I would like to agree with all the colleagues what they have said. We are mostly dependent on the import of the crude oil. 70% of our domestic demand is made by some other countries. So as a result, our forex reserve also depleted very much. So it will, if we move to electric vehicle, it will save much forest reserve. Apart from that, it is different from the traditional combustion engine, internal combustion engine. So it has a lot means very less moving parts, so it will be a very more efficient. Apart from that, if I talk about government initiative like government think tank Netia come up with some several policies like e-Amrit as well as Sunna program to combat this to actually addresses these e-vehicle issues, also motivate to other people to adopt this e-vehicle.
Thank you. Any And guys to also, add India anything? is importing a 90% of oil, crude oil from other countries. So हमारी dependence जो है वो खत्म हो जाएगी अगर हम e-vehicles use करेंगे, and natural resources हमारे save होंगे because of the e-vehicles. एंड अगर हम इंडिया में उसको मैन्युफैक्चर करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट हमें इंक्रीज होगा इंडिया में हमारा, एंड मोर ओवर गवर्नमेंट इज गिविंग द इंसेंटिव्स एंड सब्सिडीज, and moreover license is also not required for the e-vehicles, so it will persuade the youngsters to use the electric vehicles, so it will be very beneficial. Thank you. Good morning, friends. My name is Sumit. I am from Uttar Pradesh. जैसा कि मेरे फ्रेंड्स ने बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में बात की, कॉस्ट के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के, और एनवायरमेंटल बेनिफिट्स के बारे में बात की, मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के एक्सेप्टेंस के बारे में बात करना चाहूँगा। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कार्स होती हैं वो काफ़ी कॉस्टली होती हैं, और अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो लोगों के बीच में ट्रस्ट बिल्ड कर पाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो लोग ईजिली इलेक्ट्रॉनिक कार्स खरीदेंगे नहीं। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं उन्हें स्लोली इंडिया के मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, स्कूटर्स और ई रिक्शास के फॉर्म में, ताकि जो लोग हैं उनको टाइम दिया जाए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से अकोमोडेट करने में। और इससे एक और एडवांटेज ये आ जाता है कि जो प्रैक्टिकल शॉर्टकमिंग्स है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की, इसे भी इवेलुएट किया जा सकता है। जैसे कि कुछ टाइम पहले हम लोगों ने देखा था कि काफ़ी न्यूज़ आ रही थी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की जो बैटरीज हैं वो ओवर हीटिंग की वजह से उनमें आग लग जा रही है, जिसके बाद और बेटर क्वालिटीज़ की जो इलेक्ट्रॉनिक बैटरीज है उन्हें इंट्रोड्यूस किया गया मार्केट में। और फिर देखा गया कि इसके चार्जिंग में भी काफ़ी इशू था, तो हमने करंट अफेयर और न्यूज़ में भी पढ़ा है कि दिल्ली में कई सारे चार्जिंग स्टेशंस को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये सारे मेरे पॉइंट्स थे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के इंडिया के पर्सपेक्टिव के हिसाब से। अब आगे कोई मेरा फ्रेंड और कोई फर्दर पॉइंट ऐड करना चाहेगा या फिर कंक्लूड कोई करना बच्चा है कि सबने एक बार पार्टिसिपेट कर लिया? कोई बच्चा है क्या? सर हो गया सब। कोई बच्चा है जिसने एक बार भी नहीं बोला हो? एक बार रिस्पॉन्ड करो यार, बोल रहा हूँ कोई बच्चे पर म्यूट सभी ने करो। बोल दिया सर। सबने बोल दिया। किसी को कोई और पॉइंट रखना है या कंक्लूड करना है? हेलो सर एक फ्रेंड्स, पॉइंट मैं रखना चाहूंगा और कंक्लूड। ओके, बाकी लोग सर मैं एक म्यूट पॉइंट करो, रखना पॉइंट चाहूंगा। रखना है। ठीक है, रखो, बिल्कुल रखो, बाकी लोग म्यूट करो। सर जैसे अभी सुमित ने बोला कि एक इंडियन कंज्यूमर में ट्रस्ट बिल्ड करने की जरूरत है, तो मैं सर उस पॉइंट से बिल्कुल एग्री करूंगा। और एक मैं और एग्री करूंगा, एक और मैं बात बोलना चाहूंगा कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन होगी इंडिया में इससे ना, कि हमें पूरा जगह जगह पे ईवी स्टेशन होंगे। जैसे पेट्रोल पंप जितना वाइड स्प्रेड है ना, इतना ईवी स्टेशन जब वाइड स्प्रेड होगा ना, तभी इतना ट्रस्ट बिल्ड हो पाएगा इलेक्ट्रॉनिक में। और इससे सर एंड में तो जॉब्स भी क्रिएट होंगी, और बाकी जो मेरे फ्रेंड्स ने सारे पॉइंट्स गिनवाए कि कॉस्ट बेनिफिट आएगा, हमारे कन्वीनियंस होगी, या फिर इन्वायरमेंटल बेनिफिट होएगा, वो सब इसी से हो पाएगा सर। तो वे फॉरवर्ड सर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, और गवर्नमेंट में इसका हाथ रहना चाहिए होगा। Sir, I would like to conclude the topic. As all my friends have highlighted the various important aspects that EVs would bring into the Indian environment as well as the Indian economy, there are some minor hurdles that need to be cleared first, and our government is on the very right path, on the right track to clear these hurdles one by one. And I believe, and we as a group believe that by 2030 almost 70% of the vehicles on India would be EVs, and India would be pioneering the electric vehicle revolution in the world. Yeah, I totally agree with it, sir. Yes, I can. Yes, sir, I agree with you. I do. Sir, to Sumit, I would like to tell you that electronic is different. It's not electronic vehicle, it's electric vehicle. And electronic में काफी minor differences होते हैं. Electric, you mentioned a number of times. It's not electronic, it's electric. ओके सुमित, समझ गया उन्होंने क्या कहा? क्या पता तो सुनाई नहीं दिया। किसी को और कंक्लूड करना है क्या? Yes, sir, I can conclude. Okay. Yeah. So e-vehicle has several advantages, but there are several challenges. Like
the charging infrastructure in the country is very less. Apart from that, the EV vehicle is still in the early phase, so it needs a lot of research and development to make it a cost effective for the Indian peoples. Apart from that, for the lithium battery, we are mostly importing from the China. We have to less dependent on the China as well, but government is done a lot for that. So I hope that in future we will address this issue. Thank you. ओके गाइस, किसी को कंक्लूड करना है क्या? फिर 2 लोग तो कर हो गया चुके। डन। मोर ओवर द मेन बेनिफिट इज कॉस्ट कटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, द सेकंड इज रिलेटेड टू पॉल्यूशन, एंड द थर्ड इज अगर इसको कोई भी ले सकता है, और मेरे ख्याल से कॉस्टली तो अभी है स्टार्टिंग में, बट आगे चल करके जब कंपटीशन बढ़ेगा तो थोड़ा सा रेट इसका कम होगा। ठीक है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। यस सर। सब लोग करीबन बोले जी का टॉपिक ग्रुप पे दे रहा हूँ। आई थिंक किसी का माइक और ऑन है लिखा और भी दे उसकी रहा हूँ। वजह से डिस्ट्रैक्शन हो रही है। ठीक है, बता रहा हूँ जी का टॉपिक क्या है। वैभव, ये प्रवीण रिकॉर्ड करे हो ना? यस सर। सर आपको सबको फीडबैक देना था, भूल गए। क्या बोल रहे हो? सर आपको सबको फीडबैक देना था, भूल गए। सुनाई नहीं दे रहा है सुमित, क्या बोल रहे हो? सर इंटरव्यू का फीडबैक कल के। अच्छा कल के, हाँ पहले जी कराने इंडिविजुअली सबको फीडबैक दिया था मैंने कल के बाद। सर आपने कहा था ग्रुप डिस्कशन का फीडबैक देंगे इंडिविजुअली सबको। ओवरऑल देखो, इंडिविजुअली नहीं दे रहे हैं, लेकिन ओवरऑल सब लोग पॉइंट ठीक रख रहे हैं। तुम्हारा एक चीज करेक्शन करा अभी ये सुमित पल्लवी ने, ठीक है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक, जैसे तुम बोल रहे थे इलेक्ट्रिकल व्हीकल नहीं, ठीक है। म्यूट करो प्रवीण और रचना, म्यूट करो यार, मैं बोल रहा हूँ तो सबकी तरफ से डिस्टरबेंस आ रहा है। ठीक है, आराधना, दीपिका, गौतम, ईशा, पल्लवी, प्रवीण, रचना, शुभम, शुभादीप, सुमित, विशाल, सब लोग के पॉइंट्स अच्छे थे। ठीक है, वहां मैं यहाँ सब लोग को पार्टिसिपेट करने का मौका दे रहा हूँ, और वहां बस बेसिकली केवल ये देखना है कि जैसा कि वैभव ने भी बताया कि जो भी पॉइंट्स हो उस पे स्टार्ट करने की कोशिश करनी है, क्योंकि आप लोग एक ही बैच में वहां नहीं होगे, अलग अलग बैचों में होगे, जहां जिसका इंटरव्यू है जिस भी डेट को। तो अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेना है। बाकी सब लोग ठीक बोल रहे हो, ओके। थोड़ा बहुत कंटेंट और डेटा वगैरह डालेंगे, जैसा कि विशाल या कोई भी चीज ऐड करता है, जैसे आराधना हो गई या किसी ने भी, प्रवीण ने भी सही बोला ओवर मोर ओवर सबने सही, कुछ डेटा वगैरह ऐड करोगे तो और अच्छा रहेगा। ओके गाइज, जैसे किसी ने ऐड करा था क्या कि इंडिया चाह रहा है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल इस ईयर तक, एग्जैक्ट मुझे डेटा नहीं याद है, बट किसी भी चीज से रिलेटेड जो भी डेटा है हम लोग उसको ऐड करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। यस सर। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में जा रहे हो, बैंकिंग सेक्टर का मतलब ही होता है कंज्यूमर हैंडलिंग। आप एसबीआई में जा रहे हो तो आज का जो जीई का टॉपिक है गुड कंज्यूमर हैंडलिंग, उसका नाम है, लिख लो। इसके प्रायोरिटी सेट करने हैं टॉप टू बॉटम, यानी इनिशियली में क्या आएगा, इनिशियली के बाद क्या आएगा। ठीक है, ये करना बहुत जरूरी है। चेक कर लो, आपको मिल गया होगा। दे दिया है प्रवीण तुम्हें भी? था मेरे को। हाँ दीपिका बोलो। से पहले सर, जैसे हम जीडी में स्टार्ट करते हैं, ऐसे ही जी में भी किसी एक को पहले स्टार्ट करना, उसका मार्क्स लगते हैं, या ऐसे कोई भी रैंडम स्टार्ट कर सकता है? नहीं, तुम स्टार्ट कर लेना बिल्कुल जी में। माय फर्स्ट पॉइंट इज दिस, माय अदर फ्रेंड्स आर एग्री विद दिस और नॉट। मेरा और सर ये एक बार जब एग्री है। सर एक बार टॉपिक स्टार्ट हो गया था तो बीच में किसी ने खुद को इंट्रोड्यूस किया, तो वो सही था या क्योंकि बीच टॉपिक में इंट्रोड्यूस? जैसे तुम जिस समय जैसे मान लो कि दीपिका ने टॉपिक स्टार्ट किया है जी, एक किसी और ने कर दिया, और फिर तुम्हारा टर्न आया, तो तुम इंट्रोड्यूस नहीं करोगे, तुम ये बोलोगे कि माय नेम इज प्रवीण एंड माय व्यू इज, मेरा व्यू ये है। अपना नाम बता के तो बताना जरूरी है। अच्छा, नाम बताना ही है? हाँ, नाम बताना है बिल्कुल। गाइस 3 मिनट आई थिंक जो मेन जीडी होता है उसमें जैसे सबको पहले ही इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है एक दूसरे से, उसके बाद में जब
हम डिस्कशन स्टार्ट हो जाती है, जैसे जिसने अगर आई पहले थिंक इंट्रोड्यूस करा दिया गया होगा, अगर पहले इंट्रोड्यूस करा दिया होगा तो नाम सर वगैरह आई की थिंक बताने की सुमित जरूरत। ने बीच में, जैसे अभी हम जीडी कर रहे थे तो सुमित ने जैसे अपना नाम रखा, आई थिंक वो चीज नहीं बोलते हैं, जैसे टॉपिक फ्लो में चल रहा है ना ठीक है, तो तो वो तो उसी फ्लो आइडिया में लग चलते जाएगा, आइडिया लग जाएगा वहां पे कैसे चल रहा है। पहले इंट्रोडक्शन अगर हो गया है तो बीच में इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है सुमित? सर आप ही ने तो सिखाया था सर पहले तो। नहीं नहीं, मैंने पहले दिन इंट्रोड्यूस इसलिए सुमित करने बोला था क्योंकि तुम लोग एक दूसरे को कोई जानते नहीं थे, इसलिए मैंने इंट्रोड्यूस करने के लिए बोला था। बाकी वहां देख लेना तो पहले अगर कर भी है इंट्रोडक्शन तो में। सिर्फ नाम मैंने इन केस अगर करे भी तो आई डोंट थिंक यहाँ पे प्लेस बताने की जरूरत है कि आई नहीं बिलोंग नहीं टू। नहीं, यहाँ प्लेस बताने की जरूरत नहीं है भाई। हम उस दिन प्लेस इसलिए बताने बोल रहे थे कि कौन कहाँ से हो, पहला जीडी था इसलिए। चलो 3 मिनट का टाइम लगा रहे हैं, पॉइंट्स है लिखा हुआ है, मैं बोल दे रहा हूँ बस। नॉलेज, proactive, helping attitude to meet people, manipulating, diplomating, tech savvy and positive thing। पॉइंट है हम लोग का गुड कंज्यूमर हैंडलिंग। ठीक है, 2.5 मिनट इज काफी टाइम है, 2 से 2.5 मिनट 3 मिनट तक का। मैं चुप हूं, जैसे ही 3 मिनट होगा मैं बोलूंगा। ओके गाइस, रिकॉर्ड करते रहना। One and a half minutes left. हो गया सबका, तो स्टार्ट करें। यस सर। यस सर, स्टार्ट। ओके, एक साथ आप बोल सकते हो फर्स्ट पॉइंट क्या रखना है, सब लोग एक साथ बोल सकते हो, बोलो मैं सर सुनूंगा। फर्स्ट पॉइंट प्रोएक्टिव होना चाहिए, हेल्पिंग एटीट्यूड। क्योंकि हेल्पिंग एटीट्यूड होना चाहिए Helping फर्स्ट attitude पॉइंट। should be there because मैं ऑलरेडी बैंक में जॉब कर रहा हूँ सर, तो मैंने ये देखा है हेल्पिंग एटीट्यूड तभी तो आप शो करोगे जब आप पे कोई आएगा। जब कोई कस्टमर आता है, कोई कस्टमर आता है आप टू पे, मीट पीपल तो आना चाहिए।
वो प्रोएक्टिव जो सर पर्सन एक है बार आप डिस्कस बैठे करो, एक बार प्रवीण को बोलने दो, सही बोल जी रहे हैं, एक सर बार पहले प्रवीण को बोलने दो, फिर किसी को बोलना होगा तो बोलना, एक बार सुनो पहले। हाँ सर बोलो कोई प्रवीण। आपका हेल्पिंग एटीट्यूड तभी चेक कर पाएगा जब वो आपके पास आएगा। सबसे पहले वो देखेगा आप प्रोएक्टिव हो, क्योंकि मैं सर ऑलरेडी बैंक में जॉब कर रहा हूँ। तो जब सर कस्टमर आता है तो वो देखता है कि कौन सा जो एम्प्लॉय वो प्रोएक्टिव है, कि मुझे अटेंशन दे रहा है। तो जब वो आपके क्लोज आएगा तभी तो आप उसको हेल्पिंग वो कर पाओगे। तो फर्स्ट पॉइंट सर मुझे लगता है प्रोएक्टिव होना चाहिए। Yes, sir, I agree with Praveen. I think I'm I agreeing also with agree you. with him. Sir, एवरीवन एग्री विद प्रवीण? Yes, sir. sir, I think helping attitude is when we show to people that we are open to accept their grievances and we are ready to sort them out. So first we are showing that yes, we are open to help you, and then they come and then Yes. we proactively dispose of their cases. So I agree with Praveen that proactive is a very important point, but I think it should come at the second number, सर and first should be helping attitude and second should be proactive. सर Yeah. समवन Agree with सेटिंग विशाल, वेल फर्स्ट शुड बी हेल्पिंग एटीट्यूड। हेल्पिंग एटीट्यूड से हम ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं कस्टमर की तरफ, एंड ये मेनली हेल्प करता है हमें कस्टमर को हेल्प करने के लिए एंड उसका ट्रस्ट जीतने के लिए, अगर हम हेल्पिंग एटीट्यूड है तो। ऐसा भी हो सकता है कि सर हेल्पिंग एटीट्यूड तो है बट उस टाइम पे हम एक्टिव नहीं है। जब एक्टिव यस नहीं है सर तो एग्जैक्टली सर। सर क्योंकि सर मैं अगर विशाल और आप राधना डल से एग्री बैठे करता हो हूँ किसी कि प्लेस पे तो कोई आप पे कैसे आएगा हेल्प के लिए, मतलब वो कैसे आपका चेक करेगा कि आपका हेल्पिंग एटीट्यूड है या नहीं है। पहले तो वो आपकी हेल्पिंग प्रोएक्टिवनेस चेक एटीट्यूड करेगा ना। पर्सन जो है वो हेल्प करने के लिए ही कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, नहीं अगर एंड कोई प्रोएक्टिव कस्टमर आया आई आप थिंक ऐसे अगर बैठे हो हम बहुत बिल्कुल। ज्यादा तो ठीक बिजी है, भी हम लोग हो तो भी कंक्लूड नहीं करते हैं। अगर हेल्पिंग। गाइस फर्स्ट और कंक्लूड सेकंड करना पड़ेगा बिल्कुल अगर सबको। फर्स्ट मैंने प्रोएक्टिव बताया था द मेन बस। मोटिव ऑफ, फर्स्ट जस्ट वेट एक सेकंड, द मेन मोटिव ऑफ ग्रुप एक्सरसाइज, ठीक है सब लोग अपना रख ले, लेकिन जल्दी फर्स्ट पॉइंट पे डिस्कशन करो, जीडी नहीं है ये। ओके सर। सर क्योंकि फर्स्ट और सेकंड पे ही दिक्कत है और आने यही दोनों हैं, प्रोएक्टिव और हेल्पिंग एटीट्यूड। तो थर्ड पे आ जाते हैं पहले। तो आई फर्स्ट थिंक सेकंड को प्रोएक्टिव हेल्प फर्स्ट थर्ड हो पे आएंगे ना। सकता है एंड देन सेकंड में हम हेल्पिंग एटीट्यूड हेल्पिंग रख एटीट्यूड सकते का हैं। ओके यस सॉर्टेड यस सॉर्टेड। Okay, ओके I तो लेट्स agree डू फर्स्ट with हमारा yeah, प्रोएक्टिव एग्री है, विद सेकंड दैट। हमारा हेल्पिंग एटीट्यूड है ना। that is ओके यस प्रवीण, यस yes, यस sir. यस सर प्रवीण और एग्री। आराधना और थर्ड मुझे दीपिका लगता कुछ है बोल। कि ठीक है आगे बोलो। थर्ड मुझे लगता है गाइस, थर्ड मुझे लगता है कि नॉलेज होनी चाहिए। अगर नॉलेज ही नहीं है ना तो हेल्पिंग एटीट्यूड या प्रोएक्टिवली हम काम करें, नॉलेज नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा ना। हम उसको एग्री कुछ एग्री गलत बता एग्री। दें तो ये तो आई हमारा बैंक एग्री Yes, का विद कस्टमर जाएगा। यू। वी तो ऑल थर्ड हम एग्री विद दैट। टोटली बॉटम एग्री। थर्ड एग्री कर सकते हैं कि नॉलेज होनी चाहिए नॉलेज जरूर। होनी yeah, चाहिए। knowledge. सर I am also सर agree आई with what थिंक Gautam said. सर आई थिंक पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए सर, क्योंकि अगर हेल्प करना भी चाह रहे हैं और फिर मान लेते हैं कि हम निगेटिव हैं कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता है, तो पहले उसे एश्योर करना पड़ेगा कि हाँ मतलब ये दिक्कत आपकी सॉल्व हो सकती है। इसीलिए सर पॉजिटिव थिंग आई थिंक कि थर्ड पे होना चाहिए। इसको सर आई फोर्थ थिंक पे think नॉलेज होनी बहुत चाहिए। बट सुमित इम्पोर्टेंट कभी है कभार जब तो हम प्रॉब्लम कस्टमर सॉल्व को नहीं भी हो सकती ना। कस्टमर नॉलेज को से हेल्प बात रख करना सकते चाहते हैं हैं तो इसको। नॉलेज जरूर होनी तो चाहिए। मीट पीपल यस भी होना चाहिए ना, क्योंकि अगर आप लोगों से मिलोगे तभी उनको आप नॉलेज या पॉजिटिव एटीट्यूड तो मीट आई थिंक वो पीपल प्रोएक्टिव में काम I आ think जाएगा, बट I think वो positive पॉइंट हेल्प है ना, करने के thinking लिए comes. टू हमें मीट नॉलेज पीपल। बहुत इम्पोर्टेंट है। यस यस यस। हेल्प करने के लिए Yes, I नॉलेज इज think वेरी knowledge will be come at इम्पोर्टेंट। third. सर I think ये नॉलेज में नॉलेज यस नॉलेज एज इज यस फाइनल नॉलेज इज थर्ड। यस थर्ड। ओके ओके। लेट्स कम टू वन पॉइंट, जल्दी जल्दी से आओ। थर्ड इज नॉलेज। नॉलेज एग्री करेंगे yes, सब, Knowledge, नॉलेज थर्ड पॉइंट पे। love for yeah. knowledge. After that, I will go for tech savvy. I think यस आई in एग्री modern विद इट। internet being, I will go for tech savvy for that. It is very much required. टेक से भी होना चाहिए, उससे जल्दी वर्क पूरा होता है एंड कस्टमर भी हैप्पी रहते हैं। फोर्थ पॉइंट पे, फोर्थ पे Yes, क्या होना yes, yes. चाहिए? Fourth point. आई फोर्थ डोंट पॉइंट पे Yes. Fourth point. The fifth point, I think positive thinking Yes. should be there. Yeah, yeah. Yes, I यस agree यस। with आई that. एग्री विद इट। आई एग्री विद विशाल। या ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड तो फिफ्थ पॉइंट हो गया, पॉजिटिव एटीट्यूड। Yeah. इसके बाद मुझे Then लगता है कि टू मीट पीपल होना चाहिए मुझे लगता है उसके yes, बाद। I टू मीट पीपल। also agree with मीट Shivam. पीपल। यस सर To meet people and टू then मीट पीपल diplomatic. एंड आई थिंक तो मैनिपुलेटिव वुड बी द लास्ट वन। एंड I think सेवन yes, शुड बी I think डिप्लोमेटिc। yes, सेवन शुड seventh बी is डिप्लोमेटिक। diplomatic. डिप्लोमेटिक। Yes, we should be और always तो diplomatic. and the last एंड is लास्ट manipulating. यस सॉर्टेड। या लास्ट मैनिपुलेटिव। So, hello तो सर friends, हमारा I would हमारा like to कंक्लूजन यही list हो गया कि yes, लास्ट पॉइंट मैनिपुलेटिव होगा। एक बार रिपीट yes. कर देते हैं। एक फर्स्ट है सेकंड, जो नहीं बोलता प्रोएक्टिव। है ना उसको बोलने का मौका देते हैं, एक सेकंड। बोलता तो सब है थोड़ा सा, और शुभादीप हल्का सा साई है। हाँ शुभादीप, व्हाट इज द सीक्वेंस, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस जो सबने किया, आपको हाँ, sir. कंक्लूड बोलना है मतलब या Okay, sir. Last is the proactive.
then is the helping attitude, then knowledge, then tech savvy, then positive thinking, then to meet the people, then diplomatic, then manipulating. Okay, Yes. all students Correct. are agree? Agreed. Yes, Yes, sir. sir. Agree. agree. अब मुझे एक दो चीज इसमें पूछना है। अगर मैं किसी से भी पूछूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनिपुलेटिंग तो क्या बताओगे? Sir, manipulating is Sir, अपनी when we deceive someone. Like in Hindi, it is called chal Persuade करना karna. किसी को किसी Yeah, so पर कुछ like when we align people to think in the way we are thinking. Yes, yes. Or thinking. So, ओके, टेक से भी एक एक एग्जांपल दे दो तो मुझे लगेगा कि हाँ तुम लोग और अवेयर हो, चीजों को अच्छा कर पाओगे। वहाँ टेक से भी पता है सबको। Internet, सर मतलब इंटरनेट से अवेयर होना internet चाहिए, banking. मतलब अडेप्टेबल होना चाहिए उससे ना। अगर सर कोई डिप्लोमेसी ब्रांच में आता है टेक्नोलॉजी सर बैलेंस एक चेक सेकंड, करना है सर एक सेकंड। टेक से भी तो बोल लोगे, टेक से भी को छोड़ रहा हूँ मैं। डिप्लोमेटिक इस पॉइंट में कैसे डिस्कस सर करोगे? मैं बताता सर, हूँ वही सर, पूछ- क्योंकि सर जब मैं बैंक में डील करता हूँ तो मैंने देखा कि जो कस्टमर होते हैं सब चाहते हैं कि मेरा काम फास्ट हो, तो किसी टाइम सर्वर नहीं चलता या ज्यादा वर्कलोड या कस्टमर लोड हो जाता है, तो हमें थोड़ा Good. डिप्लोमेटिक बनना पड़ता है। वहाँ पे जो कस्टमर है उसको हम ऐसे वो नहीं कर सकते, हार्श वर्ड यूज नहीं कर सकते, तो हम थोड़ा डिप्लोमेटिक बनते हैं तो वो भी कन्विंस हो जाता है और हमारा भी काम हो जाता है। ये Okay, डिप्लोमेसी helping is good. What is the example तो of सर to मैं meet? मिस्टर प्रवीण के पॉइंट पे ऐड करना चाहूंगा। जैसे उन्होंने डिप्लोमेसी का बोला, तो एक डिप्लोमेसी इसमें भी आ जाएगी ना कि आपको अपने सबऑर्डिनेट्स और अपने सीनियर से भी तो डिप्लोमेसी बना के रखनी होगी कि हाँ, बट फर्स्ट प्रायोरिटी तो आपस में कस्टमर टसल है। ना हो जाए। फर्स्ट हाँ, अभी प्रायोरिटी तो तो कस्टमर कस्टमर है। की बात बट ये कर अभी रहे हैं। कस्टमर अभी हैंडलिंग है ना। कस्टमर के हैंडलिंग के लिए है। Yeah, in पॉइंट helping कस्टमर attitude, हैंडलिंग के लिए है। ठीक सर है, एक डिप्लोमेसी मींस अननेसेसरी आर्गुमेंट में ना आना और डायलॉग के थ्रू अपनी बात को सुलझा लेना। तब तक कन्वे कर देना। ठीक है।